जब मुझे अपना ईयर एंड बोनस मिला, सिर्फ 6,800 युआन, उस वक्त मैं कंपनी के टॉप 120 पार्टनर्स के हेड्स के साथ डिनर कर रहा था। और जैसे ही उन्हें यह पता चला कि जिस इंसान ने उन्हें पूरे साल वीआईपी सर्विस दी है, उसे मेहनत के नाम पर बस ये चिल्लर मिले हैं, तो टेबल का माहौल अचानक से एकदम ऑकवर्ड हो गया। और ठीक उसी वक्त मेरे कलीग्स ग्रुप चैट में 1.5 लाख युआन का बोनस मिलने की खुशी में पागल हो रहे थे। लेकिन मैं बस शांति से अपना डिनर खत्म करता रहा। फिर ठीक 7 दिन बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और मैंने बिना 1 सेकंड सोचे रिजाइन कर दिया। मेरे बॉस की चीखें तो फोन के स्पीकर फाड़ देने वाली थी। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था, आखिर क्यों सबने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली। असल में मेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 7 दिन पहले वाला डिनर शहर के सबसे लग्जरी होटल में रखा गया था, और वहां बैठे थे वो लोग जो हमारी नेटवर्क कंपनी सानके की किस्मत तय करते थे। ये लोग हमारी 90% इनकम का सोर्स थे, हमारे टॉप 120 पार्टनर्स के हेड्स। और मैं ही वो अकेला इंसान था जो इन सबके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता था। उस वक्त मैं हाथ में वाइन का ग्लास लेकर टेबल्स के बीच एकदम कूल और कामली घूम रहा था। मैं हर उस डायरेक्टर जनरल को ग्रीट कर रहा था जिन्हें मैं पहले से जानता था। उनमें से कई तो कंपनी ज्वाइन करने के मेरे पहले साल से ही मेरे साथ जुड़े हुए थे, और हमारा रिश्ता प्रोफेशनल कर्टेसी से कहीं आगे निकल चुका था। तभी डायरेक्टर चैन, जो एक बड़े नेशनल ग्रुप के परचेजिंग हेड थे, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूरी ईमानदारी से बोले, शाओ चैन, अगले साल हमारे ग्रुप का नया प्रोजेक्ट तुम ही संभालना। मुझे तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं है। मैंने भी सीधा जवाब दिया, डायरेक्टर चैन, आप बेफिक्र रहिए, जब तक मैं यहाँ हूँ आपके काम मेरे ही रहेंगे। तभी अचानक मेरी जेब में रखा फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। मैंने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और कॉरिडोर के एक सुनसान कोने में जाकर अपना वीचैट ग्रुप खोला। पूरा ग्रुप लाल रंग के लकी एनवेलप से भरा पड़ा था, और मैसेज भेजने वाली थी लीना, वो लड़की जो असल में मेरा किया हुआ काम ऑर्गेनाइज करके उस पर अपना नाम चिपका देती थी। वो लिख रही थी, मुझे भी 1.5 लाख मिले, इस साल कंपनी कमाल कर रही है, बॉस सोंगवे की लंबी उम्र हो, मेहनत का फल मिल गया। एक के बाद एक 1.5 लाख युआन के स्क्रीनशॉट्स मेरी आंखों के सामने ऐसे आ रहे थे जैसे कोई मेरे चेहरे पर इनविजिबल थप्पड़ मार रहा हो। बिना किसी एक्सप्रेशन के मैंने उन चमकते लाल मैसेजेस को इग्नोर किया और अपना बैंकिंग ऐप खोला। वहां एक नया ट्रांसफर रिकॉर्ड चुपचाप पड़ा था, अमाउंट 6,800। न कोई डेसिमल, न कोई बधाई हो का मैसेज, बस एक ठंडा सा नंबर जैसे किसी इंटर्न की पहली सैलरी हो। मैं करीब 10 सेकंड तक उस नंबर को घूरता रहा। न गुस्सा आया, न कोई मायूसी, बस दिल में बची खुची आखिरी उम्मीद भी उसी पल बुझ गई जैसे चूल्हे की ठंडी राख हो। लेकिन मेन टेबल पर अब भी माहौल एकदम लाइवली था। मैंने फिर से अपने चेहरे पर वो प्रोफेशनल स्माइल पहन ली जैसे कुछ ना हुआ हो। तभी मेरे पास बैठे डायरेक्टर चैन मुझे टोस्ट करने लगे, और गलती से उनकी कोहनी मेरे फोन से टकरा गई। स्क्रीन की लाइट जल उठी और शायद वो 6,800 का नंबर उनकी नजरों में आ गया। उन्होंने हल्का सा माथा सिकोड़ते हुए अपना ग्लास नीचे रखा और कैजुअली पूछा, शाओ चैन, इस साल तुम्हारी कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो तुम्हारा ईयर एंड बोनस भी काफी तगड़ा होगा ना? मैंने देखा तुम्हारे कलीग्स ग्रुप में खूब सेलिब्रेट कर रहे थे। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखा और एकदम शांत आवाज में बस 2 शब्द कहे, 6,800। और उसी पल वो शोरगुल से भरी मेन टेबल 1 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई, मानो सारी आवाजें हवा में ही गायब हो गई हों। पास बैठे डायरेक्टर्स ने ये नंबर सुन लिया था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे, पहले शौक, फिर यकीन नहीं होना और उसके बाद सीधा गुस्सा, क्योंकि वो सब दुनिया देखे हुए लोग थे। उन्हें साफ समझ आ गया कि जो इंसान पूरे साल बिना रुके उन्हें वीआईपी सर्विस देता रहा, जो कंपनी की 90% इनकम संभाल रहा था, उसे सिर्फ 6,800 युआन का बोनस मिला है, जबकि ऑफिस में एसी की हवा खाने वाले वो लोग जिनके नाम तक उन्हें याद नहीं थे 1.5 लाख उड़ा रहे थे। मतलब साफ था, माहौल तुरंत ही टेंस और अनकंफर्टेबल हो गया। लेकिन मैं ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ ना हुआ हो। ग्लास उठाकर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, डायरेक्टर्स, इस पूरे साल आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। ये टोस्ट आप सबके नाम। मैं तो इसे एक ही बार में खत्म करता हूँ, आप अपनी मर्जी से पीजिए। इतना कहकर मैंने एक ही घूंट में पूरा ग्लास खाली कर दिया। वो जलता हुआ लिक्विड मेरे गले से नीचे उतरा जैसे इन सालों की सारी थकान और फ्रस्ट्रेशन को जला देना चाहता हो। फिर मैंने खुद ही टॉपिक बदल दिया और अगले साल के मार्केट प्लान्स पर बात शुरू कर दी। अपने प्रोफेशनलिज्म से मैंने उस डिनर को फिर से नॉर्मल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्लाइंट्स अब बार बार एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी नजरों में मेरे लिए कोई सिंपैथी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा पक्का इरादा था। डिनर अचानक ही खत्म हो गया और मेहमान एक एक करके जाने लगे। आखिर में डायरेक्टर चैन सबसे लास्ट में बाहर निकले। जब वो मेरे पास से गुजर रहे थे तो अचानक रुक गए। उनकी आंखें, जो न जाने कितने लोगों को परख चुकी थीं, सीधे मेरी आंखों में गहराई से देखने लगी, और फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जो सिर्फ मैं ही सुन सकता था, शाओ चैन, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। ये जगह तुम्हारी लॉयल्टी के लायक नहीं है।
जब चाहो मुझसे कांटेक्ट करना। ये सुनकर मेरे सीने में हल्की सी गर्माहट उठी और मैंने सीरियस होकर सिर हिलाया। थैंक यू डायरेक्टर चैन। आखिरी गेस्ट को विदा करने के बाद मैं अकेला अपने खाली घर लौट आया, लेकिन बाकी रातों की तरह मैंने कंप्यूटर खोलकर काम के मेल्स चेक नहीं किए, बल्कि खुद के लिए कप चाय बनाई। न मुझे गुस्सा आ रहा था न दुख, क्योंकि यार जब इंसान किसी चीज से पूरी तरह उम्मीद खो देता है तो इमोशंस भी एक बेकार सी लग्जरी लगने लगती हैं। मैंने कंप्यूटर खोला, लेकिन बोरिंग काम देखने के लिए नहीं, बल्कि एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जिसका नाम रखा हैंडओवर लिस्ट। फिर मैंने सिस्टमैटिकली हर टास्क का प्रोसेस, हर क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन और हर प्रोजेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर डिटेल में टाइप करना शुरू किया। मेरा दिमाग एकदम खौफनाक हद तक क्लियर था। फिर मैंने दीवार पर लगे कैलेंडर की तरफ देखा, जहां 7 दिन बाद की तारीख को लाल मार्कर से सर्कल किया गया था और उसके बगल में लिखा था एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरी नजरें एकदम शांत और सॉलिड थीं, बिल्कुल जंग के मैदान में खड़े उस जनरल की तरह जो बस न्यूक्लियर बटन दबाने ही वाला हो। आखिर में मैंने अपना फोन उठाया और वी चैट पर उस हेड हंटर का कॉन्टैक्ट ढूंढा जिसे मैंने 1 महीने पहले ऐड किया था। तब उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जॉब बदलने का सोच रहा हूं, और मैंने जवाब दिया था कि फिलहाल मैं स्टेबल हूं। लेकिन अब मैंने वो पुराना मैसेज डिलीट किया और 3 नए शब्द टाइप किए। अब बात कर सकते हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में बस 6 दिन बाकी थे। जैसे ही मैं ऑफिस में घुसा, एकदम से खुशी और एक्साइटमेंट की लहर मुझसे टकराई। हर कोई तगड़ा बोनस मिलने की खुशी में पागल हो रखा था। कोई यूरोप ट्रिप की बात कर रहा था तो कोई नई कार लेने की। लीना ने नई चमकदार रेड हील्स पहन रखी थीं और हाथ में एक लग्जरी ब्रांड का बड़ा सा बैग था जो दूर से ही चमक रहा था। वो जानबूझकर मेरे डेस्क के पास आकर रुकी। उसने बैग को मेरी टेबल के कोने पर ऐसे रखा जैसे गलती से रख दिया हो, और फिर ओवर एक्टिंग करते हुए शिकायत करने लगी, यार मैंने कल बस यूं ही इसे खरीद लिया और ये बैग उतना भी अच्छा नहीं है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, ओ चैन किंग, तुम क्या सोचते हो? मैंने अपना सिर तक नहीं उठाया। मेरी नजर स्क्रीन पर खुले हैंडओवर डॉक्यूमेंट पर ही टिकी रही और मैंने ठंडे लहजे में बस इतना कहा, ठीक है। एक पल के लिए लीना की स्माइल वहीं जम गई। फिर उसने अपनी आवाज ऊंची करके बाकी लोगों को बुलाया, गर्ल्स, इस साल की हमारी बम्पर कमाई सेलिब्रेट करने के लिए मैं सबको बबल टी पिला रही हूं, जो चाहो ऑर्डर करो। पूरा ऑफिस तालियों और हूटिंग से गूंज उठा। सब लोग उसके आसपास इकट्ठा होकर फोन से ऑर्डर देने लगे। हंसी मजाक और बातें पूरे माहौल में भर गईं। छोटी सी ऑफिस एकदम मछली बाजार जैसी लगने लगी। शुरू से लेकर अंत तक किसी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, तुम कुछ लोगे? जैसे मैं उनके लिए इनविजिबल था। इस सेलिब्रेशन से मुझे पूरी तरह अलग कर दिया गया था, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। दोपहर 3 बजे बॉस सांगवई अपनी उसी बियर बेली और लाल चेहरे के साथ आया। उसने ताली बजाई और सब शांत होकर उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई सुपर हीरो हो। उसने जोरदार आवाज में कहा, इस साल हमारी कंपनी ने अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स हासिल किए हैं। ये आप सबकी मेहनत के बिना पॉसिबल नहीं था। उसकी नजर लीना और बाकी हाई बोनस पाने वालों पर गई और वो एक प्राउड स्माइल से बोला, मैं हमेशा कहता हूं, सांग के में हम मेहनती लोगों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं करते। मेहनत करोगे तो कंपनी जरूर नोटिस करेगी। अगले साल भी ऐसे ही मेहनत करना, हम बोनस डबल कर देंगे। वो बड़े जोश में एक ब्राइट फ्यूचर पेंट कर रहा था, लेकिन उसकी चालाक आंखें जैसे जानबूझकर मेरी तरफ देखने से बच रही थीं। जैसे मैं, जो कंपनी की 90% इनकम जनरेट करता था, उन मेहनती लोगों में आता ही नहीं हूं। स्पीच खत्म होने के बाद उसने मुझे इशारा किया। मैं शांति से उठा और उसके पीछे चल दिया। जैसे ही ऑफिस का दरवाजा बंद हुआ, उसके चेहरे की वो स्माइल थोड़ी फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक फेक फादर फिगर वाले एक्सप्रेशन ने ले ली। उसने कहा, चैन किंग, इस साल की बात को इतना दिल पर मत लो। मुझे पता है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। कंपनी सब देखती है। मैं बस अपना पानी का ग्लास पकड़े चुपचाप उसकी एक घटिया एक्टिंग सुनता रहा। फिर वो बोला, लेकिन तुम्हें समझना होगा, तुम्हारी सक्सेस काफी हद तक कंपनी के बड़े प्लेटफॉर्म की वजह से है। सांग के गोल्डन ब्रांड के बिना वो बड़े क्लाइंट्स तुम्हें कैसे जानते? लीना और बाकी लोग भले तुम्हारी तरह बिजनेस में स्किल्ड ना हो, लेकिन उन्होंने इंटरनल कोऑर्डिनेशन और प्रोसेस मैनेजमेंट में बहुत मेहनत की है। फिर उसने अपने उसी रटे रटाए टोन में समझाना शुरू किया कि इस साल मेरा बोनस क्यों कम है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का रिजल्ट है। उसने मुझे सलाह दी कि मैं अभी जवान हूं, मुझे लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए, और अगर मैं इसी तरह काम करता रहा तो अगले साल मेरा रेड एनवेलप सबसे बड़ा होगा। मैंने सिर हिलाया और चेहरे पर उतनी ही फेक ग्रैटिट्यूड दिखाई जितनी जरूरी थी। फिर शांत आवाज में कहा, समझ गया डायरेक्टर सांग, मैं और मेहनत करूंगा। सांगवई मेरी इस आज्ञाकारिता से साफ तौर पर खुश हो गया। जैसे ही मैं उसके ऑफिस से बाहर निकला, उसे लगा कि उसने अपने सबसे वफादार काम के बैल को पूरी तरह काबू में कर लिया है। ब्रेक रूम से लीना और बाकी कलीग्स की हल्की हल्की हंसी मेरे कानों में पड़ी,
लेकिन बिना कोई एक्सप्रेशन बदले मैं सीधा अपनी सीट पर लौट आया। उनकी जहरीली बातें अब मेरे लिए बस मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी थीं, जो मेरे दिल पर रत्ती भर भी असर नहीं डाल सकती थीं। मैंने अपने पीसी में एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर खोला। उसके अंदर 50 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था अल्टीमेट क्लाइंट रिलेशनशिप मैनुअल। इसमें सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं थे, बल्कि हर कंपनी के डिसीजन मेकर्स की पर्सनल प्रेफरेंसेस और उनके अंदरूनी कॉम्प्लेक्स रिलेशंस तक की पूरी कुंडली लिखी हुई थी। ये मेरे सालों की मेहनत थी, मेरा बैकबोन। मैंने शांति से इस मैनुअल के कोर हिस्से को एन्क्रिप्ट किया, उसे जिप फाइल में पैक किया और अपने पर्सनल क्लाउड में अपलोड कर दिया। ये सब करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। तभी सांगवई अपने ऑफिस से बाहर आया और एक्साइटेड होकर बोला, गुड न्यूज़, हमने एक और नया प्रोजेक्ट जीत लिया है। क्लाइंट ने स्पेसिफिकली हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर चैन किंग को रिक्वेस्ट किया है। चैन, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है। पूरे ऑफिस की नजरें मेरी तरफ घूम गईं। कुछ आंखों में जलन थी, कुछ में छुपी हुई खुशी। मैंने सिर उठाया, सांगवई के उस ओवर कॉन्फिडेंट चेहरे को देखा और पहली बार उसे सीधे मुंह मना कर दिया। सॉरी डायरेक्टर सांग, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 7 दिन में खत्म हो रहा है। मैं इस प्रोजेक्ट की कंटिन्यूटी की गारंटी नहीं दे सकता। क्लाइंट की भलाई के लिए बेहतर होगा आप किसी और को ढूंढ लें। पूरे ऑफिस में एकदम शमशान घाट जैसा सन्नाटा छा गया। काउंटडाउन चालू था, बस 5 दिन बाकी। तभी उस खामोशी को एक डेस्क फोन की तेज रिंगटोन ने तोड़ा। ये कंपनी का सबसे बड़ा और पुराना क्लाइंट था। वॉशिंग ग्रुप का सिस्टम अचानक क्रैश हो गया था, जिससे उनकी पूरी प्रोडक्शन लाइन ठप पड़ गई थी। वहां के टेक्निकल डिपार्टमेंट ने 2 घंटे इमरजेंसी इंस्पेक्शन किया, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। नॉमिनल क्लाइंट इंचार्ज होने के बावजूद लीना को वॉशिंग के टेक्निकल डायरेक्टर ने फोन पर बुरी तरह धो डाला और वो बस हड़बड़ाहट में बार बार यही कहती रही, हम इस पर काम कर रहे हैं। असल में उसे खुद ककहरा नहीं पता था। आखिरकार वॉशिंग की कॉल सीधे बॉस सांगवई के पास ट्रांसफर हुई। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज में सीधा अल्टीमेटम दिया गया कि चेन किंग को ही स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम को फिक्स करना होगा, और अगर 2 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो वो ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देंगे बल्कि लीगल एक्शन भी लेंगे। ये सुनते ही सांगवई का चेहरा पीले कागज जैसा हो गया, क्योंकि वॉशिंग का प्रोजेक्ट कंपनी की एनुअल इनकम का लगभग 20% था। उसे खोने का मतलब था कंपनी की लाइफलाइन कट जाना। वो पसीने से तरबतर हो गया और अपना सारा ईगो और बॉस वाला एटीट्यूड भूलकर सीधे मेरे डेस्क की तरफ दौड़ा। उसकी आवाज में पहली बार एक गिड़गिड़ाहट और विनम्रता थी। चेन किंग, वॉशिंग के सिस्टम में प्रॉब्लम है, प्लीज तुरंत इसे संभाल लो। पूरा ऑफिस इस सीन को फटी आंखों से देख रहा था। मैंने ना कोई कंडीशन रखी, ना कोई एटीट्यूड दिखाया। बस शांति से अपना लैपटॉप ऑन किया, हेडफोन्स पहने और रिमोटली वॉशिंग के सर्वर से कनेक्ट हो गया। सांगवई और उसकी टेक्निकल टीम मेरे आसपास ऐसे खड़े थे जैसे मेरी पूजा कर रहे हों। इतनी खामोशी थी कि कोई जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। लीना सबसे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा जलन के मारे कभी पीला तो कभी बैंगनी पड़ रहा था। स्क्रीन पर कोड की लाइंस तेजी से दौड़ रही थीं। अपने 5 साल के हार्डकोर एक्सपीरियंस के दम पर मैंने पहले ही सिस्टम अपडेट करते वक्त पोटेंशियल लूप होल्स का अंदाजा लगा लिया था, इसीलिए मैंने तुरंत प्रॉब्लम की नस पकड़ ली। टेक्निकल स्टाफ सिस्टम का पूरा आर्किटेक्चर ही नहीं समझ पाया था, इसीलिए वो इस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं सके। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर किसी जादू की तरह उड़ रही थीं। कोड फिक्स करना, सर्विसेज रीस्टार्ट करना, कैश क्लियर करना, सब कुछ एकदम स्मूथ, मक्खन की तरह चल रहा था। ठीक 1 घंटे बाद मैंने हेडफोन्स उतारे और सांगवई से कहा, हो गया। उसी समय मेरा फोन बज उठा। दूसरी तरफ वॉशिंग के टेक्निकल डायरेक्टर खुद लाइन पर थे। चेन किंग, बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम हमारे असली सेवियर हो। प्रोडक्शन लाइन फिर से चालू हो गई है। उसने गहरी राहत की सांस ली। फिर उसकी आवाज थोड़ी सीरियस हुई और वो बोला, सच कहूं तो तुम्हारे जैसे मास्टरमाइंड का मेकर जैसी टियर 3 कंपनी में होना टैलेंट की घोर बर्बादी है। ऐसी कंपनी तुम्हारे लायक ही नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। क्राइसिस सॉल्व होने के बाद सांगवई ने भी एक लंबी राहत की सांस ली, लेकिन इस बार उसकी नजरों में मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट या ग्रैटिट्यूड नहीं था, बल्कि एक डर और चुभन साफ दिख रही थी। उसे एहसास हो गया था कि जिसे वो अब तक एक पालतू कुत्ता समझकर दबाता आया है, उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे वो अपनी औकात में कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। ये देखकर लीना तुरंत उसके पास खिसक कर गई और धीरे से उसके कान में जहर घोलते हुए बोली, बॉस सैंग, ये लड़का जानबूझकर अपनी स्किल्स छुपा रहा था, बस इसी मौके की ताक में था ताकि कंपनी के सामने खुद को हीरो साबित कर सके और आपसे अपनी कंडीशंस नेगोशिएट कर सके। और ये बात सीधे सांगवई के शातिर दिमाग में बैठ गई। वो ये मानना ज्यादा पसंद करता था कि उसका एक मामूली एम्प्लॉय उसे मैनिपुलेट कर रहा है, बजाय इसके कि वो अपनी खुद की घटिया मैनेजमेंट और कमजोर जजमेंट को एक्सेप्ट करे। उसने मुझे देखा और उसका एक्सप्रेशन और भी ज्यादा कॉशियस और सख्त हो गया, लेकिन मुझे उसके इस इंटरनल ड्रामा से रत्ती भर भी मतलब नहीं था। क्राइसिस खत्म हो चुकी थी, मेरा काम पूरा हो चुका था। मैंने डॉक्यूमेंट्स का एक मोटा बंडल प्रिंट किया, उसके डेस्क तक गया और धीरे से रख दिया। बॉस सैंग, ये मेरी वर्क हैंडओवर लिस्ट है, कृपया इसे रिव्यू कर लीजिए और किसी को असाइन कर दीजिए। सांगवई ने लापरवाही से उसे उठाकर पलटना शुरू किया।
उसमें बस 120 क्लाइंट्स के कंपनी नेम्स, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और बेसिक पब्लिक इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन वो असली चीजें जो एक्सपीरियंस और पर्सनल कनेक्शंस पर डिपेंड करती थीं, जैसे मेंटेनेंस मैनुअल्स, की रिलेशनशिप डायग्राम्स और इनसाइड कम्युनिकेशन स्किल्स, उनमें से वहां कुछ भी नहीं था। कंपनी प्रोसीजर के हिसाब से ये एक परफेक्ट हैंडओवर लिस्ट थी, लेकिन प्रैक्टिकली एकदम रद्दी और बेकार। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले के आखिरी 4 दिनों में सांगवई ने आखिरकार अपनी चहेती लीना को मेरा काम लेने के लिए असाइन कर दिया। शायद ये उसका अपना पावर शो करने का एक घटिया तरीका था, जैसे वो मुझे चिढ़ाते हुए कहना चाहता हो, देखा तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम भी मेरा फेवरेट एम्प्लॉय चुटकियों में संभाल लेता है। लीना उस सूखी लिस्ट को ऐसे पकड़े थी जैसे वो कोई रॉयल फरमान हो। वो पूरे घमंड से मेरे सामने आकर बैठ गई और बॉसिंग टोन में बोली, चेन किंग, एक एक करके एक्सप्लेन करो, हर क्लाइंट की स्पेशल प्रेफरेंसेस क्या हैं, उन्हें क्या सुनना पसंद है, उनके क्या टैबूज हैं, सब क्लियरली बताना होगा। उसका टोन ऐसा था जैसे वो कोई हैंडओवर नहीं ले रही, बल्कि किसी क्रिमिनल से इंटेरोगेशन कर रही हो। मैंने लिस्ट खोली, पहले क्लाइंट पर इशारा किया। परचेजिंग डायरेक्टर चेन यानुआ, फोन नंबर 39, ये कंपनी की पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स यहाँ हैं, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स अपेंडिक्स 3 में स्टैंडर्ड तरीके से एक्सप्लेन्ड है। वो तुरंत बीच में टोकते हुए फुफकार पड़ी, रुको, ये सब कौन सुनना चाहता है? मुझे वो जानना है जो इन बोरिंग डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, जैसे मिस्टर चेन को कौन सी चाय पसंद है, उनके साथ खाने जाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने सिर उठाया, उसकी तरफ बिल्कुल शांति से देखा और कहा, मेरे हैंडओवर का कंटेंट सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन तक ही सीमित है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है और इस लिस्ट में रिकॉर्डेड है। मिस्टर चेन के साथ मेरी पर्सनल रिलेशनशिप और मेरा सालों का अक्यूमुलेटेड कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस मेरी पर्सनल एसेट है। ये मेरे हैंडओवर ऑब्लिगेशंस में बिल्कुल नहीं आता। ये सुनते ही लीना गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो गई। तुम कोऑपरेट नहीं कर रहे हो चेन किंग। ये मत समझना कि तुम जा रहे हो तो तुम कोई बहुत बड़े तोप हो गए। उसकी आवाज इतनी तेज और कर्कश हो गई कि उस शांत ऑफिस में कानों को चुभने लगी। मैं अपनी चेयर पर पीछे की तरफ झुका और पहली बार उसे ध्यान से देखा। वो सबके सामने बिना कुछ छुपाए अपना असली जहरीला चेहरा दिखा रही थी। मैंने कहा, जो हैंडओवर डॉक्यूमेंट मैंने लिखा है उसमें कौन सी लाइन तुम्हें समझ नहीं आई, या फिर तुम्हारी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी इतनी थर्ड क्लास है कि तुम एक बेसिक क्लाइंट डॉक्यूमेंट भी डिकोड नहीं कर सकती? ये एक ही लाइन सीधे लीना के सबसे बड़े ईगो पर जा लगी। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया, होठ कांपने लगे, लेकिन उसके मुंह से बचाव में एक शब्द भी नहीं निकला। आसपास के कलीग्स धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। कुछ लोग लीना की ये बेइज्जती देखकर अंदर ही अंदर मजे ले रहे थे, जैसे उसे जिंदगी में पहली बार किसी ने औकात दिखाई हो, जबकि कुछ लोग मुझे ओवर स्मार्ट और एरोगेंट समझ रहे थे कि मैं जाने से पहले इतना बोल्ड होकर बॉस की फेवरेट को सबके सामने चैलेंज कर रहा हूं। सिचुएशन हाथ से निकलती देख बॉस सांगवई को अपने केबिन से बाहर आना पड़ा। उसने कहा, ठीक है, हम सब कलीग्स हैं, शांति से बात करो। फिर अपना गला साफ करके एक उपदेश देने वाली टोन में बोला, चेन किंग, थोड़ा जनरस बनो यार। लीना बस काम के लिए ही तो पूछ रही है, वो एक्सपीरियंस शेयर कर दो ना। हम सब कंपनी की भलाई के लिए ही तो काम करते हैं। सांगवई की ये पाखंडी बात सुनकर मैंने उसके उस दोगले चेहरे को देखा और अंदर ही अंदर बस यही लगा कि ये सब कितना बड़ा जोक है। मैंने एकदम शांत लेकिन धारदार आवाज में कहा, बॉस सांग, एक्सपीरियंस सिर्फ लोगों के साथ रियल ग्राउंड पर इंटरैक्शन से ही आता है। अगर लीना को बेसिक क्लाइंट रिलेशन समझने के लिए भी किसी की उंगली पकड़नी पड़े, तो मेरा सजेशन है कि कंपनी को दोबारा सोचना चाहिए कि वो सच में इस पोजीशन के लायक है भी या नहीं। ये मेरी बात किसी तेज धार वाली तलवार की तरह थी, जिसने लीना के झूठे अहंकार को बीच से चीर दिया। सांगवई का चेहरा पूरी तरह राख जैसा काला पड़ गया और पूरा ऑफिस एकदम कब्र जैसी खामोशी में डूब गया। उसी भयानक तनाव भरे माहौल में मेरा फोन हल्के से वाइब्रेट हुआ। मैंने उठाकर देखा, मिस्टर चेन का वीचैट मैसेज था। जैसे ही मैंने उसे खोला, एक नई कंपनी का बेहद पॉलिश्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑफर लेटर स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। एक ऐसा नाम जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उसमें मेरी पोजीशन सीनियर पार्टनर थी और सैलरी इतनी बड़ी कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मैंने फोन लॉक किया, सिर उठाया और सांगवई की भारी और गुस्से से भरी नजरों से नजरें मिलाईं। लेकिन इस बार मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे अब इन जोकरों को और सहने की कोई जरूरत नहीं बची हो। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले का आखिरी दिन आ चुका था। मेकर नेटवर्क में मेरा फाइनल डे। मैंने पूरी सुबह अपना वर्क स्पेस साफ करने में निकाल दी। अपने सारे पर्सनल सामान को एक गत्ते के बॉक्स में पैक कर लिया। कंप्यूटर की सारी पर्सनल फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर दिया। डेस्क पर सिर्फ कंपनी का लैपटॉप और फोन बचा था। सब कुछ एकदम क्लीन, जैसे मैं कभी यहां था ही नहीं। कलीग्स 2-3 के ग्रुप में आते, फॉर्मल और फेक बातें करते, लेकिन उनकी आंखों में ना मुझे रोकने की कोई इच्छा थी, न कोई बुरा फील हो रहा था, बल्कि एक अजीब सा मजा था, जैसे वो कोई लाइव तमाशा देख रहे हों।
उनके छोटे दिमाग के हिसाब से मैं बस एक ओवर कॉन्फिडेंट टेक नर्ड था जो कंपनी के प्लेटफॉर्म के बिना जीरो था, और जल्द ही असली दुनिया मुझे कुचल कर रख देगी। तब मैं मेकर कंपनी के इन दिनों को याद करके रोऊंगा। लीना तो अपना एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं छुपा रही थी। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई, अपने हाथ बांधकर एकदम सार्कास्टिक अंदाज में ताना मारते हुए बोली, वाह, लगता है किसी को पंख लग गए हैं। आगे जब मेकर जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होगा ना, तब देखेंगे क्लाइंट्स के सामने ये हवाबाजी और एरोगेंस कैसे दिखाते हो। मैंने उसकी तरफ पलक झपकाकर भी नहीं देखा, बस चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ आखिरी फाइल भी परमानेंटली डिलीट कर दी। दोपहर में सांगवई ने मुझे आखिरी ज्ञान देने के लिए केबिन में बुलाया। अपनी बड़ी सी बॉस वाली रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठकर उसने कॉन्डेसेंडिंग टोन में कहा, चैन किंग, इस बार तुमने बिल्कुल ठीक बिहेव नहीं किया, लेकिन इतने सालों की तुम्हारी मेहनत को देखते हुए मैं इसे इग्नोर कर देता हूं। कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। उसे लगा उसने मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मैंने पूरी शालीनता से मुस्कुराकर धीरे से कहा, बॉस सांग, उम्मीद करता हूं कि मेरे जाने के बाद भी आप ऐसे ही मुस्कुरा पाएंगे। शाम के 5:30 हो चुके थे। शिफ्ट ओवर हो गई थी। मैंने अपना कार्टन बॉक्स उठाया और आखिरी बार अटेंडेंस मशीन पर अपनी फिंगरप्रिंट लगाई। बीप। बिना किसी को गुड बाय कहे, बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे, पूरे ऑफिस की फेक सिंपैथी, मजाक उड़ाती और इग्नोरेंट नजरों के बीच मैं पूरी शान से उस जगह से बाहर निकल गया जहां मैंने अपनी जवानी के इतने कीमती साल दे दिए थे। और ठीक उसी समय प्रेसिडेंट ऑफिस में सांगवई का फोन लगातार बजना शुरू हो गया था। दर्जनों कंपनियां बिना एक भी एक्सेप्शन के मेकर के साथ अपनी पार्टनरशिप तुरंत खत्म करना चाहती थीं। बेहतर कंडीशंस ऑफर करने के बावजूद वो सब साफ मना कर रही थी, और इसकी सिर्फ एक ही वजह थी, मैं जा चुका था। सांगवी डर और पैनिक के मारे फोन को इतनी जोर से जकड़ रहा था कि उसका स्क्रीन प्रोटेक्टर तक चटक गया। वो घबराकर पागलों की तरह चिल्लाया, जल्दी जल्दी किसी भी कीमत पर चैन किंग को वापस लाओ। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे अलार्म ने नहीं बल्कि खिड़की के बाहर चहकते पक्षियों की आवाज ने जगाया। मैंने सिंपल स्पोर्ट्स ट्रैक सूट पहना और नीचे पार्क में जॉगिंग के लिए निकल गया। मेकर नेटवर्क के उस टॉक्सिक और कैलकुलेशन भरे माहौल से दूर, यहां तक कि हवा भी एकदम अलग और फ्रेश लग रही थी। मैं झील के किनारे रुककर अपना रिफ्लेक्शन देखने लगा। मुझे बेरोजगारी का कोई खौफ नहीं था, बल्कि उल्टा एक सॉलिड कॉन्फिडेंस था कि अब गेम मेरे कंट्रोल में है। तभी मेरे ट्रैक पैंट्स में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने निकाला। वीचैट ग्रुप से मैसेज था। मेन कंपनी ग्रुप तो मैं लेफ्ट कर चुका था, लेकिन टेक्निकल डिपार्टमेंट के कुछ लड़के जिनसे मेरी बनती थी, उन्होंने प्राइवेट मैसेज किया था, भाई अब जब तुम जा चुके हो, आज फिर वॉशिंग के लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगने के लिए सिर पर चढ़े हुए थे। तुम्हारे रिप्लेसमेंट लीना ने तो बॉस को सच में पागल कर दिया है। ये मैसेज पढ़ते ही मैंने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले चैट बंद कर दी और मेरे होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। मैं मेकर के कोर स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से जानता था। वो एक ऐसी इमारत थी जिसकी नींव सिर्फ रेत पर टिकी थी और मैं उसका सबसे अहम पिलर था। मेरे जाते ही वहां से सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं गई थी, बल्कि हर बड़े क्लाइंट का ट्रस्ट और बैकअप गारंटी भी मेरे साथ ही निकल गया था। इस वक्त मेकर का पूरा ऑफिस पैनिक और कियोस में जल रहा होगा। लीना अब मेरे पुराने डेस्क पर बैठकर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स की एक लंबी लिस्ट को घूर रही थी, लेकिन उसे एक अक्षर भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। पहले तो वो मैडम सिर्फ फाइल पर साइन करती थीं और मोटा बोनस डकार लेती थीं, लेकिन अब जब उसे सच में फ्रंट लाइन पर आकर इन कॉम्प्लेक्स डिमांड्स का सामना करना पड़ रहा था, तो उसे कोड की पहली लाइन तक समझ नहीं आ रही थी। वो अपना सिर नोचकर बोली, ये आखिर है क्या भला? क्या चैन किंग ने जानबूझकर अपनी स्किल्स छुपाई थीं? ये इंटरफेस कॉल क्यों नहीं हो रहा? उसके बगल में खड़ा जूनियर टेक्नीशियन डरते हुए धीरे से बोला, मिस लीना, ये मिस्टर चैन ने पुराने वॉशिंग सिस्टम के लिए स्पेशली एक कस्टम कंपैटिबिलिटी लॉजिक लिखी थी। ये किसी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, ये सब उनके दिमाग में था। उधर मैं पार्क की एक बेंच पर रिलैक्स कर रहा था। बात बहुत सीधी सी है, तुम अपनी खुद की आंखों से देखोगे कि तुम्हारी वो खोखली फाउंडेशन अपना असली पिलर खोने के बाद कैसे ताश के पत्तों की तरह टूटती है। रिजाइन करने के तीसरे दिन मैं अपने काउच पर बैठा एक इंडस्ट्री रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो मुझे उसी हेडहंटर ने भेजी थी, और बिल्कुल जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था, सांगवे चुप बैठने वालों में से नहीं था। अचानक मेरा फोन बजा और स्क्रीन पर वही जाना पहचाना नंबर चमक उठा। मैंने उसे पूरे 30 सेकंड तक बजने दिया, उसे थोड़ा और तड़पने दिया, फिर आराम से कॉल उठाई। उसने अपनी आवाज में बनावटी मिठास भरते हुए कहा, शाओ चैन, घर पर आराम कर रहे हो? कैसे हो? मैंने बिना लाग लपेट सीधा जवाब दिया, डायरेक्टर सांग, जब मैं वहां था तब तो आपने मुझे कभी खाने पर बुलाने का समय नहीं निकाला, अब मेरा हाल पूछ रहे हैं। फिर हल्की मुस्कान से कहा, मेरे लिए अभी सब एकदम परफेक्ट है, बहुत शांति है।
कुछ सेकंड्स तक दूसरी तरफ शमशान सा सन्नाटा रहा। फिर मुझे उसकी हल्की भारी और घबराई हुई सांसें सुनाई दी। मुझे पता था इस वक्त उसके सिर पर कंप्लेंट्स का पहाड़ टूटा हुआ है। उसकी झूठी प्रॉमिसेस और मीठी बातें सुनकर मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। अगर वॉशिंग और बाकी बड़े क्लाइंट्स अपनी इन्वेस्टमेंट रातों रात वापस खींचने की धमकी नहीं दे रहे होते तो शायद वो मुझे कॉल करने की जरूरत भी नहीं समझता। कॉल कट होते ही मैंने सीधा उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। वो बेवकूफ सोचता था कि मैं उन चीप एम्प्लॉयज में से हूं जो एक सूथी हड्डी फेंकने पर पूंछ हिलाते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन सालों की खामोशी और पेशेंस में मैंने उसकी लालची फितरत और शॉर्ट साइटेडनेस को पूरी तरह रीड कर लिया था। बाहर धीरे धीरे रात गहरा रही थी। मैंने अपना मैकबुक खोला और डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा द डिपार्चर। मैं सिर्फ कंपनी से बाहर नहीं जाना चाहता था, मैं वो सब कुछ अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि सांके बस एक खाली कंकाल बनकर रह जाए। रिजाइन करने के 5वें दिन वॉशिंग ग्रुप के परचेसिंग डायरेक्टर चैन ने मुझे स्पेशल चाय पर इनवाइट किया। वो एक बेहद शार्प और खतरनाक इंसान था और सांके में रहते हुए मेरा सबसे पावरफुल पार्टनर भी। टी हाउस में एक महंगी सी हल्की खुशबू फैली हुई थी। उसने मुझे एकदम गहरी और भेदने वाली नजरों से देखा, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। उसने चाय का कप उठाते हुए कहा, शाओ चैन, तुम्हारे जाने के बाद सांके का सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया है। कल सांगवेई खुद अपनी एलीट टीम लेकर आया था। पूरा दोपहर बैठा रहा लेकिन एक भी ढंग का सलूशन नहीं दे पाया। वो लीना नाम की लड़की बस हवाई बातें करती रही। मैंने एकदम शांत स्वर में कहा, डायरेक्टर चेन, ये उनका पर्सनल मामला है, मेरा अब उनसे कोई लेना देना नहीं। उसने अपनी चाय टेबल पर रखी, थोड़ा आगे मेरी तरफ झुका और भारी आवाज में बोला, सच कहूं तो वॉशिंग में हम तुम्हारी असली वैल्यू जानते हैं। तुम्हारे बिना उस क्रिटिकल प्रोजेक्ट को सांके के हाथों में छोड़ना हमारे लिए सुसाइड करने जैसा है। मैंने अपने लीगल डिपार्टमेंट से उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का प्रोसेस चालू करवा दिया है। मैंने बिना कोई एक्साइटमेंट दिखाए चाय का एक घूंट लिया, क्योंकि ये सब मेरी कैलकुलेशंस का ही हिस्सा था। फिर उसने वो बात कही जिसका मैं इंतजार कर रहा था। शाओ चेन, क्या तुम खुद का टेक बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचोगे? अगर तुम स्टार्ट करते हो तो वॉशिंग का पहला और सबसे बड़ा ऑर्डर मैं तुम्हें ही दूंगा। ये इंडस्ट्री में एक बहुत भारी वादा था, लेकिन मैं जानता था कि अभी सही टाइम ट्रिगर नहीं हुआ है। मैंने एक हल्की सांस ली और कहा, डायरेक्टर चेन, सांगवे जैसे लोग जब तक सच में मुंह के बल दर्दनाक तरीके से नहीं गिरते, उन्हें अपने किए पर कभी पछतावा नहीं होता। फिर शांत स्वर में जोड़ दिया, आपके ऑफर के लिए शुक्रिया। मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूं ताकि सब कुछ ढंग से एनालाइज कर सकूं और अपने दिमाग में चल रहे कुछ मास्टर प्लान्स को क्लियर कर सकूं। जब मैं 100% तैयार हो जाऊंगा तो सबसे पहले आपको ही कॉल करूंगा। टी हॉल से बाहर निकलते ही ठंडी रात की हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने पीछे मुड़कर उस चमकते हुए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को देखा जो धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा था, और ठीक उसी पल मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा विजन आकार लेने लगा। मुझे अब किसी और कंपनी का नौकर नहीं बनना था। मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहता था जहां असली टेक्नोलॉजी की रिस्पेक्ट हो, जहां टैलेंट के रूल्स सच में मैटर करते हो। उसी हफ्ते सांके नेटवर्क के अंदर का माहौल दिन ब दिन और भी ज्यादा टॉक्सिक होता जा रहा था। भले ही मैं वहां नहीं था, लेकिन जो लोग थोड़े दिन पहले 1.5 लाख के बोनस के लिए उछल रहे थे और अब रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अपनी नाकामी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ना शुरू कर दिया था। सबसे ज्यादा बैंड बजी थी लीना की, जो नॉमिनल इंचार्ज थी। अब वो सबकी गालियों का सेंटर बन गई थी। कोई उस पर चिल्ला रहा था, मिस लीना, आपने खुद हवा में उड़कर ये रिक्वायरमेंट साइन की थी। अब जब इसका लॉजिक काम नहीं कर रहा तो क्या हमें बीच मंझधार में ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगी? और वो फ्रस्ट्रेट होकर पलटकर जवाब दे रही थी, मैंने साइन किया तो क्या मैंने तुम्हें चेन किंग के छोड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थमा दिए थे? तुम लोग खुद को टॉप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स बोलते हो और एक एमेचर के कोड को भी डिकोड नहीं कर सकते। ऐसे गंदे झगड़े वहां रोज का तमाशा बन गए थे। बॉस सांगवेई अपने केबिन में चूहे की तरह दुबका बैठा था। बाहर निकलकर फेस करने की उसकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी। शुरुआत में उस बेवकूफ को लगा था कि लीना को प्रमोट करके वो सिचुएशन को स्टेबल कर लेगा, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। उसके घटिया पावर गेम्स और ऑफिस पॉलिटिक्स के अलावा उसके पास रियल टेक्निकल क्राइसिस हैंडल करने की कोई औकात नहीं थी। उसी समय सांगवेई अपने डेस्क पर पड़े वकीलों के मोटे मोटे सख्त लेटर्स को घूर रहा था। वॉशिंग अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा था और 2 और बड़े पार्टनर्स भी अपनी फंडिंग पीछे खींचने वाले थे। सालों से बनाई उसकी सो कॉल्ड रेपुटेशन मेरे जाने के बाद ताश के महल की तरह गिर रही थी। वो गुस्से में आकर लीना पर बुरी तरह चिल्लाया, तुमने ही तो बड़ी बड़ी हाँकी थी कि चेन किंग के जाने के बाद सब संभाल लोगी, अब बताओ इस गड्ढे को कैसे भरोगी?
लीना अपना सर झुकाकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब उसका वो पुराना नखरेबाज घमंड कहीं नहीं था। उसे अपनी औकात समझ आ गई थी कि जिसे वो हमेशा एक तुच्छ टेक नर्ड समझती थी, असल में वही उसकी कुर्सी का आखिरी सहारा था। उसने डरते डरते धीरे से कहा, डायरेक्टर सांग, क्यों ना हम उस पर कंपनी के कमर्शियल सीक्रेट्स चोरी करने का झूठा आरोप लगाकर केस ठोक दें। उसे ब्लैकमेल करके मजबूर करेंगे कि वो वापस आए और हमें सोर्स कोड दे दे। सांगवेई ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए लोमड़ी जैसी चालाकी चमकी, लेकिन तुरंत ही वो बेबसी में दब गई। उसे भी पता था कि अगर ये गंदा कदम उठाया तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उधर मैं अपने घर पर मल्टी मॉनिटर सेटअप के सामने बैठा था, चुपचाप सिस्टमैटिक तरीके से देख रहा था कि सांके की हालत कैसे धीरे धीरे गटर में गिरती जा रही है। रिजाइन करने के 7वें दिन, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली एक्सपायर होने के ठीक एक हफ्ते बाद, मैंने अपना स्टडी रूम पूरी तरह एक कमांड सेंटर में सेट कर लिया था। दीवारें मेरे नए प्रोजेक्ट के धांसू आर्किटेक्चर डायग्राम से भर चुकी थी। इस एक हफ्ते में मैंने 3 टॉप हेडहंटर ऑफर्स को कूड़ेदान में डाल दिया था और सांगवेई के दर्जन भर सॉरी मैसेजेस को इग्नोर मार दिया था। मैं बस शांति से उस ट्रिगर मोमेंट का इंतजार कर रहा था जब सांके को ऐसा झटका लगे कि वो कभी दोबारा खड़ा ना हो सके। तभी मेरा फोन बजा। डायरेक्टर चैन का वॉइस नोट था और उसकी आवाज थोड़ी हड़बड़ाहट में लग रही थी। शाओ चैन, सांगवेई सच में पागल हो गया है। उसने इंडस्ट्री ग्रुप्स में नोटिस सर्कुलेट कर दिया है कि तुम कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी चुराकर भाग गए हो। वो कई राइवल कंपनीज के साथ सिंडिकेट बनाकर तुम्हें पूरे मार्केट से ब्लैकलिस्ट करवाना चाहता है। मैंने वॉइस नोट सुनकर हल्की सी डेडली मुस्कान के साथ सोचा, ब्लैकलिस्ट? शायद उस बुढ़े को याद नहीं कि उन सारी टेक्नोलॉजी पेटेंट्स के ओरिजिनल ड्राफ्ट्स किसके पास हैं। मैंने बिना कोई पैनिक किए अपने सर्वर का एक इनक्रिप्टेड फोल्डर खोला जिसमें मेरी पर्सनल R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरी थी, जिसे मैं कंपनी ज्वाइन करने के पहले दिन से ही मेंटेन कर रहा था। उसमें हर कोर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के एकदम डिटेल रिकॉर्ड्स थे, डिजिटल टाइम स्टैम्प्स के साथ, ओरिजिनल सोर्स कोड के साथ, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। मैंने मन ही मन खुद से कहा, सांगवेई अगर लीगल माइंड गेम खेलना चाहता है तो आजा, मैं भी इस गेम को इसके एंड गेम तक खेलूंगा। उसी दोपहर में शहर के सेंटर में एक हाईटेक स्टार्टअप इंक्यूबेटर के ग्लास एंट्रेंस पर खड़ा था। डायरेक्टर चैन ने अपने इन्फ्लुएंस से मेरे लिए ये स्पेस अरेंज करवा दिया था। ऑफिस छोटा था, लेकिन मेरे एम्पायर के पहले कदम के लिए काफी था। मैंने फ्लोर टू सीलिंग वाली खिड़की के पास खड़े होकर नीचे की भागती दौड़ती दुनिया को देखा और खुद से धीरे से कहा, आज से ये जगह बनेगी किंग लैंड टेक्नोलॉजी। मुझे पहले से पता था कि सांगवेई का ये बैन वाला नाटक जल्दी ही एक बहुत बड़ा जोक बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो बड़े क्लाइंट्स जो सांकी की वजह से इतना सफर कर चुके थे मुझे फिर से एक नए अवतार में राइज करते देखेंगे, वो खुद ही मेरे पास भाग कर आएंगे। उसी समय सांकी नेटवर्क अपने आखिरी पागलपन में डूब रहा था। सांगवेई और लीना को लगा था कि उन्होंने मेरी दुखती रग पकड़ ली है, लेकिन उन गधों को यह नहीं पता था कि वो खुद एक एक कदम चलकर उस कब्र की तरफ जा रहे हैं जो मैंने पहले ही उनके लिए खोद रखी थी। सांगवेई का ये बैन ऑर्डर पूरे टेक इंडस्ट्री में किसी ठंडी हवा की तरह फैल गया। मैं अपने नए किराए के वर्क स्पेस में बैठा फोन पर हेड हंटर एजेंसीज के सॉरी वी कांट हायर यू वाले मैसेजेस देख रहा था, लेकिन मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके शब्द मीठे थे, लेकिन मैसेज साफ था। सांगवेई ने इंडस्ट्री एसोसिएशन में अपने लिंक्स यूज कर लिए थे। जो भी कंपनी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी उसे सांके को सपोर्ट करने वाली बड़ी ताकतों का सीधा बाइकआउट झेलना पड़ेगा। ये बच्चों वाली चाल मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी। मैंने फोन लॉक किया और अपने ग्लास व्हाइट बोर्ड पर नए सिस्टम की कोर लॉजिक ड्रॉ करने लगा। तभी दरवाजे के बाहर हल्के और डरे हुए कदमों की आवाज आई। वो शाओ वोंग था, जो पहले मेरे साथ टेक्निकल डिपार्टमेंट में कोडर था। उसने अंदर आते ही हाँफते हुए कहा, चैन भाई, मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और पूछा, क्यों? रेजिग्नेशन प्रोसेस बिना लफड़े के पूरा हो गया? सांगवेई ने कुछ परेशान तो नहीं किया? उसने नामे से हिलाया। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। चैन भाई, अब उस कंपनी में हर कोई दहशत के माहौल में जी रहा है। लीना अपनी नाकामियां छुपाने के लिए सारा दिन बस यही जासूसी करती है कि किसका तुम्हारे साथ प्राइवेट कांटेक्ट है, और बॉस ने हमें डरा धमकाकर मजबूर किया कि हम तुम्हारे छोड़े हुए उस एन्क्रिप्टेड लॉजिक को हैक करें, वरना वो पूरी टीम का बोनस काट लेगा। मैं अब वो टॉक्सिक ड्रामा और नहीं सहन कर सकता था। चैन भाई, अगर तुम्हें अपनी नई कंपनी में बंदों की जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं, बिना सैलरी के भी। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी लॉयल्टी और गर्माहट दौड़ गई।
सांगवई को लगा था कि वो अपनी नकली पावर से मेरे सारे रास्ते ब्लॉक कर देगा, लेकिन वो बेवकूफ ये भूल गया कि इंसानों के दिल कभी धमकियों से नहीं खरीदे जा सकते। मैंने एकदम शांत होकर उसे अश्योरेंस दिया, शाओ वांग, सैलरी मिलेगी और पहले से कहीं ज्यादा मिलेगी, लेकिन गेम शुरू करने से पहले हमें इस फेक बैन ऑर्डर की धज्जियां उड़ानी होंगी। मैंने अपना पीसी ऑन किया और उस डार्क वेब टाइप प्रोफेशनल टेक फोरम में लॉगिन किया जहां मैं काफी समय से ऑफलाइन था। वहां मैं सिर्फ चैन किंग नहीं था, बल्कि पूरे टेक अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा जाना माना नाम था जिसके हजारों हार्डकोर फॉलोअर्स थे। अगर सांगवई मुझे बदनाम करके मेरा करियर खत्म करना चाहता था, तो मैं उसे दिखाने वाला था कि असली बाप लेवल का काउंटर अटैक किसे कहते हैं। रिजाइन करने के 10वें दिन मुझे लीना का एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया। वो मुझसे फेस टू फेस मिलना चाहती थी और नाटक कर रही थी कि वो कंपनी की तरफ से माफी मांगना चाहती है। मुझे 100% पता था कि ये एक ट्रैप है, फिर भी मैं गया, क्योंकि मैं भी तो देखना चाहता था कि इस बार सांगवई के शातिर दिमाग ने कौन सा नया घटिया खेल रचा है। रेस्टोरेंट के वीआईपी प्राइवेट रूम में लीना बहुत सजी धजी बैठी थी और टेबल महंगे महंगे डिशेस से भरी हुई थी। जैसे ही मैं अंदर गया, वो अपनी पुरानी अदाएं दिखाते हुए करीब आई और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी। चेन किंग, पहले मैं ही सिचुएशन को समझ नहीं पाई थी। तुम पुरानी बातों को दिल पर मत लेना यार। डायरेक्टर सांग ने कहा है कि अगर तुम हमारे सिस्टम का टेक्निकल ऑथराइजेशन प्लान हमें दे दो तो रुकी हुई कोलैबोरेशन फिर से चालू हो जाएगी, और इसके बदले में कंपनी तुम्हें एक भारी कंसल्टेंसी फी भी देगी। मैंने उसकी आंखों में सीधा घूरते हुए कहा, लीना, क्या तुम खुद अपनी इन बकवास बातों पर यकीन करती हो? ये कोड मेरी पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा था। ये सुनते ही उसकी वो फेक स्माइल थोड़ी खिंच गई और उसकी आंखों में अचानक एक जहरीली चालाकी आ गई। उसने झटके से अपने डिजाइनर बैग से एक वॉइस रिकॉर्डर निकाला और जोर से टेबल पर पटका। चेन किंग, ज्यादा हीरो मत बनो। डायरेक्टर सांग ने लीगल एक्सपर्ट से बात कर ली है। अगर तुम आज सीधे तरीके से नहीं माने तो हम तुम पर यह क्रिमिनल चार्ज लगाएंगे कि तुमने रिजाइन करने से पहले जानबूझकर कंपनी के सिस्टम में वायरस प्लांट किया था। उसका ये ओवर कॉन्फिडेंस देखकर मुझे सच में हंसी आ गई। शायद उस बेवकूफ को यह नहीं पता था कि मैं कमरे में घुसने से पहले ही अपना फोन हिडन रियल टाइम क्लाउड रिकॉर्डिंग पर डाल चुका हूं। मैंने एकदम चिल होकर कहा, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि कोर्ट में जज खुद ये ऑडियो सुने कि तुम मुझे मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सरेंडर करने के लिए ब्लैकमेल कर रही हो। मैं बिना उस खाने की तरफ देखे अपनी कुर्सी से उठ गया। पीछे लीना पागलों की तरह गुस्से में चिल्ला रही थी, तुम पछताओगे चेन किंग। लेकिन मैं पहले ही अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहा था कि इस धमकी की रिकॉर्डिंग को कैसे यूज करके सांग की कंपनी को एक ऐसा लीगल तमाचा मारूं कि वो कभी उठ न सके। उसी दौरान मुझे अपने सोर्सेस से एक और बड़ी खबर मिली। सांग सिटी स्मार्ट प्रोजेक्ट के गवर्नमेंट टेंडर के लिए दिन रात तैयारी कर रहा था। यह उनका आखिरी लाइफ सपोर्ट था। इस मेगा कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए सांगवई ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यहां तक कि उस बेशरम ने मेरे बनाए हुए पुराने R&D अचीवमेंट्स को भी अपने टेंडर प्रपोजल में बेशर्मी से शामिल कर लिया था। शाओ वांग मेरे सामने बैठा टेंशन में पसीना पोंछते हुए बोला, चेन भाई, अगर वो बस तुम्हारे ब्लूप्रिंट को थोड़ा मॉडिफाई करके अपना बनाकर पेश कर दे तो हम क्या कर लेंगे? मार्केट में अभी हमारी कोई रेप्यूटेशन नहीं है। अपनी इनोसेंस कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शाओ वांग की घबराहट देखकर मैंने बिना एक भी शिकन लाए जवाब दिया, शांत हो जा भाई। उस प्लान में मैंने सिर्फ एक नॉर्मल लॉजिक नहीं छोड़ी थी। मैंने उसके बेस आर्किटेक्चर में एक हिडन लॉजिकल ट्रैप सेट किया था जो सिर्फ मेरे मास्टर पासवर्ड से एक्टिवेट होता है, और जैसे ही उनका सिस्टम गवर्नमेंट टेस्टिंग के दौरान एक खास ऑपरेशन लेवल पार करेगा, बिना मेरे ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट के उनका पूरा इंटरफेस खुद ब खुद हैक होकर एक बड़ी सी कॉपीराइट स्ट्राइक डिक्लेरेशन स्क्रीन पर फ्लैश कर देगा। सांगवई को लगा था कि मेरा सोर्स कोड चुराते ही वो चैन की नींद सो पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि असली नाइटमेयर तो अब शुरू होने वाला है। प्रिलिमिनरी प्रेजेंटेशन वाले दिन मैं एक दूसरी कोलैबोरेटिंग टेक कंपनी के टेक्निकल एडवाइजर का फेक आईडी कार्ड पहनकर चुपचाप ऑडिटोरियम की आखिरी रो में बैठा था। सामने पोडियम पर सांगवई सूट बूट पहने पूरे घमंड के साथ खड़ा था और नीचे फ्रंट रो में लीना जोर जोर से तालियां पीट रही थी। वो माइक पर सीना तान कर बोल रहा था, जजेस, ये सांग का इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड नेक्स्ट जेन कोर इंजन है। इसकी स्टेबिलिटी पूरी इंडस्ट्री में अनबीटेबल है। और जैसे ही उसने डेमो के लिए स्ट्रेस टेस्ट का बटन एंटर किया, मक्खन की तरह चल रहा वो सिस्टम अचानक फ्रीज हो गया और अगले ही सेकेंड स्टेज की उस विशाल स्क्रीन पर लाल रंग का एक बड़ा सा पॉपअप चमका। अलर्ट, इस कोर आर्किटेक्चर का एक्सक्लूसिव कॉपीराइट चेन किंग के पास है। बिना ऑथराइजेशन इसका उपयोग करना एक क्रिमिनल इन्फ्रिंजमेंट है। पूरा हॉल एक झटके में केओस और शोर शराबे में बदल गया।
स्टेज पर खड़े सांगवई का चेहरा लाल से सफेद और फिर सफेद से हरा पड़ गया। वो पागलों की तरह कीबोर्ड को पीट रहा था, गालियां बक रहा था, लेकिन सिस्टम पूरी तरह हार्ड लॉक हो चुका था। अंधेरे में रिलैक्स होकर बैठा मैं उसकी बेबस और जलील होती हालत को मजे से देख रहा था। मैंने एक विलेनियस स्माइल के साथ चुपचाप अपना लैपटॉप बंद किया और वहां से निकल गया। इस पब्लिक टेंडर स्कैंडल के बाद सांके की सो कॉल्ड रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। जो छोटे मोटे पार्टनर्स अब तक किनारे बैठकर तमाशा देख रहे थे, उन्होंने भी बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लीगल लेटर्स भेजने शुरू कर दिए। मेरे खबरी ने बताया कि सांगवई ने अपने ऑफिस में चीजें तोड़फोड़ दी और फ्रस्ट्रेशन में आकर लीना को एक जोरदार थप्पड़ तक जड़ दिया। अब सांके सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, वो अंदर से सड़ चुका था। टेक्निकल डिपार्टमेंट के बचे कुछ लड़के भी मास रिजाइन करने लगे। सांगवई ने डर के मारे उनकी सैलरी डबल करने का ऑफर भी दिया, लेकिन कोई उस डूबते जहाज पर रुकने को तैयार नहीं था। उसी शाम जब मैं एक नया क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करके अपनी बिल्डिंग से बाहर निकला तो ऑफिस के बाहर मुझे कुछ जाने पहचाने थके हुए चेहरे दिखे। ये सांके के वही कोर इंजीनियर्स थे जिन्हें लीना ने पहले मैनिपुलेट करके मेरे खिलाफ करने की कोशिश की थी। उन्होंने झिझकते हुए सीधे कहा, चेन भाई, हम तुम्हारे साथ तुम्हारी नई कंपनी में जुड़ना चाहते हैं। पहले हम सांगवई के दिए उस झूठे बोनस के लालच में अंधे हो गए थे। मैंने उन्हें शांत होकर देखा और एक बॉस वाले एटीट्यूड में कहा, किंगलैंड में टैलेंट का हमेशा स्वागत है, लेकिन मेरे रूल्स एकदम साफ हैं। यहां सिर्फ टेक्नोलॉजी और हार्ड वर्क मैटर करता है। चापलूसी और ऑफिस पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं। मैंने शाओ वैंग को उनका फायरिंग प्रोसेस तुरंत शुरू करने का इशारा किया। मुझे पता था ये सिर्फ कुछ लड़कों को नौकरी देना नहीं था, ये सांग के कंपनी की आखिरी बची हुई रीढ़ की हड्डी को भी उखाड़ना था। अब सांगवई के पास कुछ कबाड़ सर्वर्स के अलावा ढेले भर का कुछ नहीं बचा था। उसी रात डायरेक्टर चेन का कॉल आया। उसकी आवाज में खतरनाक एक्साइटमेंट थी। शाओ चेन, क्या शानदार गेम खेला है तुमने। हर तरफ से सांके पर प्रेशर पड़ रहा है, उनके स्टॉक्स जमीन चूम रहे हैं। लगता है उसका खेल फाइनली खत्म हो चुका है। मैंने एकदम शांत और कोल्ड स्वर में कहा, डायरेक्टर चेन, ये तो बस उसके कर्मों का फल है जो उसे मिलना ही था। डायरेक्टर चेन, हमारा मास्टर प्रोजेक्ट अब ऑफिशियली लॉन्च किया जा सकता है। कॉल खत्म करके मैंने अपनी बालकनी की खिड़की से बाहर उस चमकते हुए शहर को देखा। मेरा एम्पायर खड़ा होने का समय बहुत तेजी से आ रहा था और वहीं दूसरी तरफ सांगवई के लिए मौत की घंटियां बज चुकी थीं। सांग के नेटवर्क अब सच में एक सड़ा हुआ खाली कंकाल बन चुका था। पहले जो ऑफिस फोन कॉल्स और शोर से भरा रहता था, अब वहां शमशान जैसी वीरानी छाई थी। सांगवई ने खुद को अपने कैबिन में लॉक कर लिया था और किसी से मिलने को तैयार नहीं था। वो छपरी लीना भी रातों रात गायब हो गई थी। खबरी ने बताया कि वो कंपनी के अकाउंट का आखिरी बचा हुआ कैश लेकर विदेश भाग गई। लेकिन सांगवे जैसे घटिया लोग पूरी तरह खत्म होने से पहले अपने आखिरी पागलपन में एक बार जानलेवा वार जरूर करते हैं। उस रात मैं अपनी बिल्डिंग की डार्क पार्किंग में अपनी कार खड़ी करके एलिवेटर की तरफ जाने ही वाला था कि अचानक एक काली परछाई पिलर के पीछे से बाहर आई। हल्की पीली रोशनी में मैंने उस डरावने और विकृत चेहरे को पहचाना। वो सांगवे था। उसके हाथ में एक बड़ा सा स्विच ब्लेड था और उसकी आंखों में एक खूंखार पागलपन। वो चीखा, चेन किंग, तुमने मुझे इस भिखारी जैसी हालत में क्यों धकेल दिया? मैंने तुम्हें पैसा दिया, शेयर्स का लालच दिया, फिर भी तुम मुझे क्यों खत्म करना चाहते हो? मैंने बिना एक कदम पीछे हटाए एकदम ठंडी और कातिल नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, सांगवे, तुमने खुद अपनी कंपनी को उसी दिन मार दिया था जिस दिन तुमने एक वफादार कुत्ते और एक भेड़िए में फर्क करना छोड़ दिया था। तुम्हारा अंत उसी दिन तय हो गया था। मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटा क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने डर दिखाया तो वो साइकोपैथ और खतरनाक हो जाएगा। वो पागलों की तरह चीखा, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर मैं इस नर्क में गिरूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊंगा। और वो अचानक चाकू लेकर मेरी गर्दन की तरफ झपटा। मैंने बिजली की तेजी से साइड होकर उसका वार डॉज किया और उसकी कलाई जकड़ ली। सालों की मेरी स्ट्रिक्ट जिम हैबिट और मार्शल आर्ट्स रिफ्लेक्सेस काम आए। मैंने उसकी कलाई इतनी जोर से ट्विस्ट की कि क्रैक की आवाज आई और चाकू उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। तभी पार्किंग के एंट्रेंस से पुलिस सायरन की तेज आवाजें गूंज उठीं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे रिस्क के लिए अपने फोन में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम एक्टिव रखता था। मैंने देखा कि सांगवे पुलिस के हाथों जमीन पर मुंह के बल दबाया जा रहा था। मैं बस हाथ बांधे खड़ा उस हारे हुए इंसान का अंत देखता रहा। फिर मैंने उसके पास जाकर धीरे से कहा, सांगवे, तुम्हें जेल में बैठकर सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का नहीं होना चाहिए कि तुमने मुझे साल का बोनस नहीं दिया, बल्कि इस बात का होना चाहिए कि तुमने जिंदगी में कभी किसी टैलेंट की सच में इज्जत ही नहीं की। पुलिस की गाड़ी उसे लेकर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई।
मैंने जमीन से अपनी कार की चाबियां उठाईं और बिना पीछे देखे पूरे स्वैग के साथ एलिवेटर में चला गया। मेरे लिए ये तूफान हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और कल वो सुनहरा दिन था जब किंगलैंड टेक्नोलॉजी ऑफिशियली अपना लेवल अप करके किंगलैंड ग्रुप बनने वाला था। सैंगवे के अरेस्ट के अगले दिन मैं फिर उसी बिल्डिंग में लौटा जो कभी मेरी जेल थी, लेकिन इस बार मैं कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक पावरफुल क्रेडिटर और सैंके का पोटेंशियल बायर बनकर वहां खड़ा था। पूरा ऑफिस ऐसे बिखरा हुआ था जैसे वहां कोई तूफान आ गया हो। फर्श पर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लावारिस फैले हुए थे। जो डिपार्टमेंट हेड्स मुझ पर अपनी धौंस जमाते थे, अब वो एक कोने में सिर झुकाए चुपचाप बैठे थे। उनकी नजरें एकदम खाली और बेबस थीं। मैं बिना किसी को भाव दिए चुपचाप सैंगवे के पुराने ऑफिस में घुसा। वही बड़ा सा महोगनी का डेस्क अब भी वहां सजा था। बस फर्क इतना था कि उस कुर्सी पर बैठने वाला अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा था। कुछ कोर्ट ऑफिशियल्स और लिक्विडेटर्स कंपनी की अकाउंटिंग बुक्स को लाल टेप से सील कर रहे थे। डायरेक्टर चेन मेरे बगल में खड़े थे। उन्होंने सिगार सुलगाते हुए मुझसे पूछा, चेन, इनिशियल हिसाब के मुताबिक सैंके का कर्ज उसके टोटल एसेट से कई गुना ज्यादा है। क्या तुम वाकई इस कचरे के ढेर को खरीदना चाहते हो? मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए शांत स्वर में कहा, मुझे इस कबाड़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ इनके एडवांस सर्वर्स के यूजेज राइट्स और कुछ मेन पेटेंट्स की ओनरशिप चाहिए। बाकी का डेट कर्ज सैंगवे का पर्सनल सिरदर्द है। मैं मुड़ा तो देखा कुछ पुराने एम्प्लॉइज कांच के दरवाजे के पीछे से डरते हुए झांक रहे थे। उनमें वो लोग भी शामिल थे जो मेरे बोनस कटने पर मुझ पर हंस रहे थे और मुझे लूजर कह रहे थे। अब उनकी आंखों में कुत्तों जैसी एक विनती थी कि मैं उनकी जॉब बचा लूं। मैंने बिना कोई दया दिखाए एक पत्थर जैसे एक्सप्रेशन के साथ कहा, जो इस नई मैनेजमेंट में रहना चाहता है वो एचआर वैंग से मिलकर स्क्रैच से नया इंटरव्यू दे। किंगलैंड में बॉस की चापलूसी करके बोनस डकारने का घटिया दौर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी और एक अजीब सी राहत का मिक्सचर था, लेकिन मुझे उन्हें देखकर कोई खास खुशी या ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। यार, दुनिया की असलियत यही है। जब तुम्हारे पास कोई वैल्यू नहीं होती तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी एक बहुत महंगी लग्जरी बन जाती है। मैं फिर से उस बड़ी खिड़की के पास गया और नीचे भागती हुई चींटियों जैसी गाड़ियों को देखने लगा। सांके का बड़ा सा बोर्ड जल्द ही क्रेन से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा, लेकिन मुझे पता था ये तो बस गेम की शुरुआत थी। सांगवई के छोड़े हुए इस मलबे को साफ करते वक्त मुझे एक ऐसा डार्क सीक्रेट मिला जिसकी मैंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वो चालाक लीना जो डेटा ड्राइव लेकर भागी थी, उसका मामला मेरी सोच से कहीं ज्यादा डेंजरस था। सर्वर्स का फुल एक्सेस कंट्रोल लेने के बाद मैं और शाओ वोंग लगातार 2 रात बिना सोए हैकिंग और डेटा रिकवरी करते रहे। तब जाकर हमारा दिमाग सुन्न हुआ। लीना सिर्फ कंपनी का कैश ही नहीं उड़ा ले गई थी, उसने एडमिन अथॉरिटी का मिसयूज करके कंपनी की सारी बैकअप डेटाबेस को भी क्लीन वाइप करवा दिया था। और इससे भी खतरनाक बात, वो एक अनफिनिश्ड मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का कोर ड्राफ्ट भी अपने साथ चुरा ले गई थी। शाओ वोंग का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, चेन भाई, ये ड्राफ्ट तो तुमने ही लिखा था ना? अगर लीना ने इसे किसी बड़े कंपेटिटर को बेच दिया और उन्होंने हम पर उल्टा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस ठोक दिया तो हम इस बार बच नहीं पाएंगे। मैंने उसे रिलैक्स करने का इशारा किया और अपनी चेयर पर घूमते हुए बोला, शाओ वोंग, लीना बहुत दूर नहीं भाग पाएगी। उस इनक्रिप्शन प्रोटोकॉल का मास्टर की मेरे पास है। मेरे अलावा कोई बाप इसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। उसके पास जो यूएसबी है वो बस एक सुसाइड बॉम्ब है। मैं स्क्रीन पर ब्लिंक करते हुए ग्रीन कोड को घूरता रहा और लीना के अगले शातिर कदम का अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहा। मुझे बहुत अच्छे से पता था उसके जैसी अटेंशन सीकर और घमंडी लड़की कभी गुमनामी की जिंदगी नहीं जी सकती। तभी डिंग, मेरे इनबॉक्स में एक एन्क्रिप्टेड डार्क वेब मेल से एक अनोनिमस मैसेज आया। अटैचमेंट में एक हाई प्रोफाइल फॉरेन कसिनो की स्नीक फोटो थी। उसमें लीना अब भी अपने उसी फ्लैशी और डिजाइनर अंदाज में बैठी वाइन पी रही थी, लेकिन उसके सामने जो आदमी बैठा था उसे देखते ही मेरी भौं सिकुड़ गई। वो डायरेक्टर साओ था, इंडस्ट्री का वो कुख्यात अंडरग्राउंड डेटा ब्रोकर जो कॉर्पोरेट सीक्रेट्स की ब्लैक मार्केट खरीद फरोख्त से मिलियंस छापता था। मैं समझ गया कि लीना को अपना शिकार यानी बायर मिल चुका है। एक तरफ वो बुढ़ा सांगवई जेल में चूहों के साथ सड़ रहा था और दूसरी तरफ ये सांप लीना बाहर अपने ही बॉस को धोखा देकर करोड़ों की डील कर रही थी। सच में दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल करके मामला खराब नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि डायरेक्टर साओ जैसा शातिर भेड़िया माल की असली वैल्यू वेरीफाई किए बिना $1 नहीं देगा। मैंने उसे एक डार्क नेट थ्रेड के थ्रू एक छोटा सा वार्निंग मैसेज भेजा। इस कोड में एक बैकडोर ट्रिगर है। अगर अपनी जान और अपना नेटवर्क प्यारा है तो इसे रन मत करना। अब मुझे बस इंतजार करना था कि वो घबराकर खुद मेरे पास आए।
क्योंकि अब ये गेम सिर्फ एक चोरी हुआ डेटा वापस लेने का नहीं रह गया था। ये इस पूरी टेक इंडस्ट्री की सड़ी हुई अंडरग्राउंड गंदगी को जड़ से उखाड़ फेंकने का मेरा मास्टर स्ट्रोक बनने वाला था। दूसरे ही दिन जैसे ही मेरा वो वार्निंग मैसेज उसे हिट हुआ, साओ जैसा हैवीवेट प्लेयर भी पैनिक कर गया। उसने मुझे अपने रसूख वाले एक नदी किनारे बने प्राइवेट वीआईपी क्लब में मिलने बुलाया और स्ट्रिक्टली कहा कि मैं बिना किसी बैकअप के अकेला आऊं। तय समय पर मैं वहां पहुंचा। वो रूम महंगे सिगार के धुएं से भरा हुआ था। सामने काउच पर डायरेक्टर साओ एक मैत्रेय बुद्धा की तरह झूठी मुस्कान लिए बैठा था और उसके ठीक बगल में बैठी लीना का चेहरा मुझे देखकर बुरी तरह पीला पड़ गया। साओ ने सिगार का कश लेते हुए कहा, डायरेक्टर चेन, आपके बारे में बहुत किस्से सुने हैं। आजकल के आप जैसे युवा वाकई बहुत अग्रेसिव हैं। सांगवई जैसा पुराना खिलाड़ी भी आपसे मात खा गया। मैंने उसकी फालतू बातों को कट करते हुए सीधा पॉइंट पर वार किया। डायरेक्टर साओ, घुमा फिराकर बात करना मेरी आदत नहीं। मैं चेन किंग हूं और जो माल इस वक्त लीना के हाथ में है उसे निगलना आपके सिस्टम की औकात नहीं। लीना से रहा नहीं गया। वो तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई। डर और फ्रस्ट्रेशन से उसकी आवाज कांपते हुए तेज हो गई। चेन किंग, यहां ये जेम्स बॉन्ड वाला रहस्य मत बनाओ। डायरेक्टर साओ ने अपने टॉप एक्सपर्ट से वो कोड चेक करवा लिया है। ये मास्टर प्लान थोड़े से रिवर्स इंजीनियरिंग बदलाव के साथ मार्केट में आ सकता है। तब तुम बस हाथ मलते रह जाओगे। मैंने एक कातिलाना और हल्की हंसी के साथ कहा, एक्सपर्ट्स? तुम उन थर्ड ग्रेड नोबडी प्रोग्रामर्स की बात कर रही हो जिन्हें कंकरेंट मल्टी प्रोसेसिंग का सी तक नहीं पता। डायरेक्टर साओ, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो अभी इसी वक्त अपने लैब में उस प्रोटोकॉल का तीसरा मॉड्यूल रन करके देख लीजिए। अगर आपका पूरा मेन फ्रेम सर्वर जलकर खाक ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये सुनते ही डायरेक्टर साओ की वो बुद्धा वाली स्माइल गायब हो गई। वो एक बेहद पैरानॉइड आदमी था। उसने तुरंत घबराकर अपने हेड हैकर को लैपटॉप खोलने का इशारा किया और बूम, जैसे ही वो प्रोग्राम उनके सिक्योर एनवायरनमेंट में रन हुआ, लैपटॉप की स्क्रीन पर सर्वर रूम की क्रिटिकल डेंजर लाइट्स रेड वार्निंग तेजी से ब्लिंक करने लगी। वो हैकर पसीने से भीगकर चिल्लाया, बॉस, ये क्या हो रहा है? हमारा कोर सिस्टम मेल्टडाउन हो रहा है, इसे तुरंत बंद करो। मैंने सोफे पर पैर रखकर एकदम शांत होकर कहा, मैंने कहा था ना, ये एक मिलिट्री ग्रेड लॉजिकल लॉक है। मेरी डायनामिक ऑथराइजेशन की के बिना कोई भी इसे हैक करने की कोशिश करेगा तो वो कोड खुद ब खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट ट्रिगर कर देगा। लीना वहीं बेजान होकर अपनी कुर्सी पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में मौत जैसा खालीपन था। उसका आखिरी तुरुप का आंखा मेरे सामने एक भीगे हुए कागज की तरह फट चुका था और डायरेक्टर साओ जैसा घाघ बिजनेसमैन तुरंत समझ गया कि अब उसे अपना डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। उसने पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ लीना के चेहरे पर रसीद किया। उसका आधा चेहरा तुरंत सूजकर लाल हो गया। वो अपना गाल पकड़कर एक कोने में दुबक कर बैठ गई। उसकी आंखों में अबसुर्त निराशा और खौफ था। डायरेक्टर साओ ने अपनी कॉलर ठीक करते हुए एक ठंडी आवाज में पैचअप करने की कोशिश की। डायरेक्टर चेन, ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस औरत ने मुझे धोखा दिया। इसने मुझे यकीन दिलाया था कि ये उसका अपना क्रिएशन है। मैंने बिना चेहरे पर कोई इमोशन दिखाए कोल्ड टोन में कहा, मुझे बस वो यूएसबी ड्राइव वापस चाहिए। बाकी इस कचरे का फैसला अब कानून करेगा। वैसे मैंने मार्केट में सुना है कि आप आजकल स्मार्ट सिटी फेज 2 के गवर्नमेंट बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ ज्यादा ही पूछताछ कर रहे थे। मेरी ये बात सुनते ही साओ के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वो हड़बड़ाकर तुरंत बोला, नहीं डायरेक्टर चैन, अब बिल्कुल नहीं पूछूंगा। आपके इस प्रोजेक्ट में रहते हुए हम जैसी छोटी कंपनी दखल देने की जरूरत नहीं करेगी। मैंने टेबल से अपनी यूएसबी ड्राइव उठाई और उसी के सामने इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन पुलिस टीम का नंबर डायल कर दिया। जैसे ही दूर से लीना के कानों में पुलिस सायरन की आवाज पड़ी, उसका पूरा शरीर जेली की तरह ढीला पड़ गया और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। वो रोते हुए मेरी पैंट पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, चैन मुझे बचा लो। लेकिन मैंने एक बर्फ जैसी ठंडक के साथ उसे लात मारकर किनारे कर दिया। लीना, जिस दिन तुमने अपनी औकात भूलकर कंपनी का कोर डेटा चुराने का फैसला लिया था, तुम्हें उसी दिन ये अंजाम सोच लेना चाहिए था। उसे हथकड़ियां लगाकर पुलिस की गाड़ी में ठूंसते हुए देखकर मेरे सीने का आखिरी बोझ भी उतर गया। लेकिन मेरे अंदर का रडार मुझे बता रहा था कि ये एंड गेम नहीं है। साओ तो बस एक मोहरा था जो पीछे हट गया, लेकिन इसके पीछे की जो असली कैपिटल फोर्सेस थीं, वो मुझे इतनी आसानी से ऊपर नहीं चढ़ने देंगी। अपनी कंपनी की तरफ ड्राइव करते वक्त डायरेक्टर चैन का इमरजेंसी कॉल आया। उनकी आवाज में साफ तौर पर टेंशन दिख रही थी। शाओ चैन, सुन रहे हो? इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लीडर तिएनशैंग ग्रुप हमारे सारे पार्टनर से बैकडोर कांटेक्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है वो हमें एक झटके में अक्वायर अर्थात हड़पना चाहते हैं।
लीना और साओ वाले लफड़े से निपटकर मैंने अभी ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि तिएन शेंग का हॉस्टाइल एक्विजिशन लेटर मेरे डेस्क पर मेरा इंतजार कर रहा था। तिएन शेंग वो माफिया लोग हैं जो पैसे के दम पर पूरे मार्केट का गला घोंकते हैं। उनका रूल सिंपल है, जो हमारे सामने झुकता है वो जीतता है और जो टकराता है वो मिटा दिया जाता है। मेरे सामने काउच पर उनकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर बैठी थी, एकदम चील जैसी तेज नजरों वाली एक कॉर्पोरेट महिला। उसने एक स्लीक सा फोल्डर मेरे आगे खिसकाते हुए कहा, मिस्टर चेन, 200 मिलियन कैश और तिएन शेंग के 3% स्टॉक ऑप्शंस, ये प्राइस टैग आपके और आपकी पूरी टीम के लिए 7 पुश्तों तक की फाइनेंशियल फ्रीडम है। सच कहूं तो वो ऑफर वाकई किसी को भी लालच में डाल सकता था, लेकिन मैंने एकदम रिलैक्स होकर उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, और अगर मैं ये भीख लेने से मना कर दूं तो? उस डायरेक्टर ने अपनी उंगली से अपना डिजाइनर चश्मा ठीक किया और उसकी मीठी आवाज में एक खतरनाक धमकी घुल गई। अगर आप ओवर स्मार्ट बनकर मना करते हैं मिस्टर चैन, तो तिएन शेंग कल सुबह से ही पूरे इंडस्ट्री का रिसोर्स इंटीग्रेशन शुरू कर देगा। तब आपकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों सप्लाई चेन्स हमारी ताकत के नीचे कुचल दी जाएंगी। मिस्टर चैन, किसी फालतू आइडियल के चक्कर में अपना ब्राइट फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। मैं उस लेटर ऑफ इंटेंट को देखते हुए अंदर ही अंदर एक खौफनाक हंसी हंसा। यार, ये टोन और ये धमकियां कितनी जानी पहचानी लग रही थी ना, बिल्कुल वैसा ही फील जैसा वो बुढ़ा सांगवई मुझे धमकाते वक्त इस्तेमाल करता था। बस फर्क इतना था कि तिएन शेंग के पास उससे 100 गुना ज्यादा पैसा था और 1000 गुना ज्यादा ईगो। लेकिन वो ये भूल गए कि चैन किंग को डराना कल भी नामुमकिन था और आज भी है। मैंने एकदम शांत लेकिन चीर देने वाली आवाज में कहा, मैडम, फ्यूचर कोई खैरात में नहीं देता, उसे अपने दम पर छीनना पड़ता है। अपने बॉस से जाकर कह देना कि किंगलैंड टेक्नोलॉजी कोई बिकाऊ माल नहीं है। अगर टकराने का इतना ही शौक है तो हम उन्हें कोर्ट में घसीटेंगे या सीधा मार्केट में गाड़ देंगे। वो गुस्से से तमतमाके हुए उठी और अपनी हील्स खटखटाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही शाओ वांग घबराया हुआ सा अंदर आया। मैंने बिना एक भी शब्द बोले अपना सुपर कंप्यूटर ऑन किया और उसे वो चीज दिखाई, वो सेकेंड जनरेशन क्लाउड इंजन जिस पर मैं पिछले कई महीनों से सीक्रेटली अंडरग्राउंड काम कर रहा था। मैंने एक स्माइल के साथ कहा, शाओ वांग, देख इसे, ये मास्टरपीस खास तौर पर तिएन शेंग की एग्जिस्टिंग टेक्निकल कमजोरियों की धज्जियां उड़ाने के लिए डिजाइन किया है। अगर वो अपनी कैपिटल पावर का रौब दिखाकर मुझे ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे ना, तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन यानी सुनामी क्या होती है। लेकिन तिएन शेंग का काउंटर अटैक मेरी प्रिडिक्शन से भी ज्यादा तेज और निर्दयी था। रात के 11 बज चुके थे। मेरे ऑफिस की लाइट्स अब भी जल रही थीं। तभी शाओ वांग हड़बड़ाता हुआ दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। उसके हाथ में फ्रेश प्रिंटेड फैक्सेस थे और उसका चेहरा किसी मरे हुए इंसान की तरह सफेद पड़ चुका था। चेन भाई, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, उसने कांपते हुए कहा। वो तीनों सर्वर सप्लायर्स जिनके साथ हमने आयरन क्लैड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उन्होंने अचानक एक लीगल नोटिस भेज दिया है कि इंटरनल प्रोडक्शन एडजस्टमेंट का बहाना देकर वो हमारे सारे ऑर्डर्स को इनडेफिनेटली पोस्टपोन यानी रद्द कर रहे हैं। मैंने अपनी उंगलियां डेस्क पर टैप करते हुए धीरे से उस वर्ड को रिपीट किया, इनडेफिनेटली पोस्टपोन, यानी सीधा सीधा हमारी सप्लाई लाइन काट दी। शाओ वांग पैनिक में बोला, चेन, साफ लग रहा है तिएन शेंग हमें हार्डवेयर साइड से चोक करके मारना चाहता है। मैं उठकर खिड़की के पास गया और नीचे खाली सुनसान सड़क को देखने लगा। उसने आगे बताया, इतना ही नहीं भाई, उन्होंने सभी मेजर क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म से भी अंडर द टेबल सेटिंग कर ली है। हमारे एप्स और प्रोडक्ट्स को ग्लोबल ऐप स्टोर से हटवाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। वो किंगलैंड को दुनिया से काट कर एक आइसोलेटेड आइलैंड बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी तो हो, लेकिन हम उसे डिप्लॉय ही ना कर सके। मैंने एकदम शांत और फोकस स्वर में कहा, डायरेक्टर तिएन शेंग वाकई बहुत गंदा और तेज गेम खेल रहा है। फिर मैंने अपना नेक्स्ट मूव डिसाइड किया। शाओ वांग, पूरी टीम को इन्फॉर्म करो कि कल से वर्क फ्रॉम होम प्रोटोकॉल शुरू होगा। सारे बीटा टेस्ट सर्वर्स तुरंत हमारे सीक्रेट इंटरनल नेटवर्क यानी डार्क नेट पर शिफ्ट कर दो। मैंने अपना टर्मिनल खोला और उन गद्दार सप्लाईज की लिस्ट देखी जिन्होंने हमें बीच रास्ते में धोखा दिया था। लेकिन मुझे उन पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे एक अल्फा प्रेडेटर जैसी शांति महसूस हो रही थी, जो अपने शिकार को खुद अपने बुने जाल में फंसते हुए मजे से देख रहा हो। मैंने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, इन बुढ़े कैपिटल जायंट्स को लगता है कि ये सिर्फ पैसे से सप्लाई चेन कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि आज के इस डेटा ड्रिवन एरा में हार्डवेयर सिर्फ एक खिलौना यानी व्हीकल है। शाओ वांग ने पीछे से घबराकर पूछा, लेकिन चेन भाई, बिना हाई एंड सर्वर्स के हमारा सेकंड जेन इंजन ऑनलाइन पब्लिक टेस्टिंग में जा ही नहीं पाएगा।
मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा और एक कॉन्फिडेंट खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, किसने कहा यार कि हमें उनके बद्धे सर्वर्स ही इस्तेमाल करने हैं? अगर वो डर्टी गेम खेलना चाहते हैं तो तेरा भाई भी फुल तैयार है। 3 साल पहले ही मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए एक प्रोटोटाइप डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी डेवलप करके अंडरग्राउंड छुपा दी थी। तिएन शेंग के उन बेवकूफों को लगता है कि वो ऊपर से पानी का सप्लाई काट देंगे तो मैं प्यास से तड़प कर मर जाऊंगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैंने जमीन के नीचे पहले से ही अपना खुद का एक समंदर खोद रखा है। तिएन शेंग के इस टोटल ब्लॉकेड के बीच पूरी टेक इंडस्ट्री बस पॉपकॉर्न लेकर इंतजार कर रही थी कि मैं कब घुटने टेक कर गिरूं और वो मुझ पर हंसें। लेकिन अगली सुबह मैं सीधा वॉशिंग ग्रुप के टावर में डायरेक्टर चेन के प्राइवेट ऑफिस में पहुंच गया। वो माथे पर सिलवटिंग लिए खिड़की के पास खड़े थे और उनके बॉस डेस्क पर तिएन शेंग का भेजा हुआ एक कोऑपरेशन प्रपोजल रखा था। उन्होंने अपनी भौं सिकोड़ते हुए मेरी तरफ देखा और एक भारी आवाज में कहा, शाओ चेन, कल तिएन शेंग के टॉप लोग खुद मुझसे मिलने आए थे। तिएन शेंग ने हमें एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया है कि अगर वॉशिंग ग्रुप तुम्हारे यानी किंग लैंड के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फाड़ दे तो अगले 5 सालों तक वो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस फीस बिल्कुल आधी कर देंगे। मैंने बिना डरे सीधे पॉइंट पर वार किया, डायरेक्टर चेन, तिएन शेंग का फेंका हुआ पैसा लेना बहुत आसान है, लेकिन उनकी पहनाई हुई जंजीरें उतारना उससे भी ज्यादा दर्दनाक होता है। सुनिए, एक बार आपका पूरा डेटा और सिस्टम उनकी सेंट्रलाइज क्लाउड में इंटीग्रेट हो गया ना, तो फ्यूचर में वो कीमत बढ़ाएं या आपको ब्लैकमेल करें, इसका कंट्रोल आपके हाथ में कभी नहीं रहेगा। वो मेरी बात सुनकर मुड़े और सीधे मेरी आंखों में गहराई से देखने लगे। वो सिर्फ एक लालची बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक लॉन्ग टर्म विजन वाले ग्रैंड स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनके सामने अब एक ही सवाल था, अभी का छोटा प्रॉफिट या भविष्य का पूरा कंट्रोल। उन्होंने अपनी आवाज भारी करते हुए पूछा, चेन, मुझे सच सच बताओ, तिएन शेंग ने तुम्हारी हार्डवेयर सप्लाई लाइन पूरी तरह काट दी है। तुम्हारे पास सर्वर्स नहीं है, तुम उनके खिलाफ इस वॉर में खड़े कैसे होगे? मैंने बिना एक सेकंड सोचे पूरे एटीट्यूड में जवाब दिया, डायरेक्टर चेन, मुझे उनका सड़ा हुआ हार्डवेयर चाहिए ही नहीं। वॉशिंग ग्रुप की पूरे देश भर में 3000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच में आपके हजारों कंप्यूटर्स यानी आइडल रिसोर्सेज ऐसे ही धूल खा रहे हैं। मुझे बस आपके एडमिन नेटवर्क की परमिशन चाहिए। मैं इन सबको आपस में जोड़कर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क बना दूंगा जो तिएन शेंग के मेन फ्रेम से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। उनकी आंखों में अचानक एक शार्क जैसी चमक आ गई। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इस डील का मतलब सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं है, बल्कि उन कैपिटल जायंट से हमेशा के लिए आजादी है। उन्होंने जोर से टेबल पर हाथ मारा और स्माइल करते हुए बोले, डन। ठीक है लड़के, इस बार मैं तुम पर अपना सबसे बड़ा दांव लगाता हूं। आज से वॉशिंग के सारे नेटवर्क नोड्स तुम्हारे लिए 100% ओपन है। वॉशिंग बिल्डिंग से बाहर निकलते ही मैंने एक गहरी ठंडी सांस ली। तिएन शेंग के उन ईगोस्टिक बास्टर्ड्स को लगा था कि उन्होंने मेरी नदी में डैम बना दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैंने जमीन के नीचे छोटे छोटे स्ट्रीम्स को जोड़कर अपना खुद का सुनामी का रास्ता तैयार कर लिया था। जैसे ही हमारा ये टॉप सीक्रेट अग्रीमेंट फाइनल हुआ, तिएन शेंग ने अपना प्लान बी चालू कर दिया, पब्लिक ओपिनियन यानी PR वॉरफ्रंट पर अटैक। रातों रात इंटरनेट पर स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स की बाढ़ आ गई जो किंग लैंड टेक्नोलॉजी को एक स्कैम बताकर बदनाम कर रहे थे। वो पेड जर्नलिस्ट्स लिख रहे थे कि हमारे सिस्टम में सीरियस सिक्योरिटी फ्लॉज हैं। यहां तक कि ये भी झूठ फैलाया गया कि हम यूजर्स का प्राइवेट डेटा इल्लीगली चोरी करके बेचते हैं। शाओ वोंग घबराकर मेरे पास दौड़ा आया, चेन भाई, ये सब सरासर झूठ है। हमारा कोड 100% ऑडिटेड और ओपन सोर्स है। हम डेटा चोरी कैसे कर सकते हैं? मैंने एकदम रिलैक्स होकर अपनी कॉफी पीते हुए कहा, ब्रो, उन्हें पब्लिक को सच थोड़े ना बताना है। उन्हें बस पब्लिक के दिमाग में डाउट का एक बीज बोना है, और एक बार ये डाउट क्लाइंट्स के दिमाग में घुस गया तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में पुश करना नामुमकिन हो जाएगा। मैं स्क्रीन पर उन तथाकथित टेक एक्सपर्ट्स के फेक एनालिसिस वीडियोस देख रहा था जो हमारी टेक्नोलॉजी को बुरी तरह डिस्टॉर्ट यानी तोड़ मरोड़ रहे थे। हमारे कुछ लॉयल क्लाइंट्स जो पहले एडवांस देने को रेडी थे, वो भी अब PR डैमेज देखकर पीछे हटने लगे। मैंने एक हल्की सी डेविल स्माइल के साथ कहा, मानना पड़ेगा, तिएन शेंग की ये मोरल ब्रेकिंग स्ट्रैटेजी वाकई एकदम प्रो लेवल है। लेकिन अगर वो मीडिया वॉर खेलना चाहते हैं तो आ जाओ, हम भी ये गेम खेलेंगे। मैंने कीबोर्ड पर उंगलियां सेट करते हुए शाओ वोंग को कमांड दी, शाओ वोंग, ग्लोबल टॉप हैकर कंपटीशन डेफकॉन की ऑफिशियल डार्क वेबसाइट पर हमारे सेकंड जेन इंजन का फुल सिक्योरिटी टेस्ट रिपोर्ट पब्लिश कर दे और एक ग्लोबल चैलेंज अनाउंस कर। जो भी माइका लाल किंगलैंड का फायरवॉल ब्रीच करेगा उसे $1 मिलियन यानी 8 करोड़ रुपए का कैश रिवॉर्ड मिलेगा।
ये सिर्फ उन पेड र्यूमर्स का जवाब नहीं था, ये पूरे वर्ल्ड के सामने हमारे कॉन्फिडेंस की सबसे खतरनाक मार्केटिंग यानी पब्लिसिटी थी। जैसे ही ये न्यूज़ टेक कम्युनिटी में बम की तरह गिरी, पूरा टेक वर्ल्ड हिल गया। टीएनसेंग के हायर किए हुए वो 2 कौड़ी के ट्रोल्स और हैकर्स इंटरनेट से रातों रात ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग, क्योंकि भाई एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी के सामने ये सस्ती अफवाहें खुद ब खुद दम तोड़ देती हैं। लेकिन जहां पूरी दुनिया की नज़र इस हैकर कंपटीशन पर चिपकी हुई थी, मैं पीछे बैठकर एक और डेंजरस चीज मॉनिटर कर रहा था, टीएनसेंग के कोर प्रोडक्ट्स का यूजर लॉस रेट। क्योंकि मैंने जो कंपैटिबिलिटी पैच उनके सिस्टम के बैकएंड में इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने के लिए सीक्रेटली डिजाइन करके छोड़ा था, उसने धीरे धीरे उनके इंटरनल इकोसिस्टम को कैंसर की तरह अनस्टेबल कर दिया था। 1.5 महीने के टोटल ब्लॉकेट के बाद भी टीएनसेंग हमें क्रश नहीं कर पाया, बल्कि खुद अपने ही हैवी रिसोर्सेज ओवर यूज करके सर्वर स्लोडाउन का शिकार हो गया। मेरे एक पुराने हैकर दोस्त ने, जो टीएनसेंग के अंदर मेरा स्लीपर सेल था, मुझे एक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा। भाई, यहां अंदर टीएनसेंग का इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर और उनका टेक्निकल हेड रोज कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। एक छोटी कंपनी को कुचलने के चक्कर में इन्होंने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स झोंक दिए, और अब देखो, वॉशिंग ग्रुप तो हाथ से गया ही, वो अपने साथ 10 और बड़े क्लाइंट्स को ले उड़ा। और इस पूरे रायते का दोष अब टेक्निकल डिपार्टमेंट पर डाला जा रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गालियां दे रहे हैं कि एक स्टार्टअप का कंप्यूटिंग नेटवर्क तक तुम हैक या ब्लॉक नहीं कर पाए और अब हमसे और बजट मांग रहे हो। ये अंदर की सिविल वॉर वही एग्जैक्ट रिजल्ट था जो मैं डे 1 से चाहता था। क्योंकि यार, इन बड़े जायंट्स को सबसे ज्यादा डर किसी बाहरी कंपेटिटर से नहीं लगता, बल्कि अपने ही वजन से अंदर से टूटने का लगता है। मैं अपने कमांड सेंटर में बैठकर टीएनसेंग के स्टॉक्स का तेजी से नीचे गिरता हुआ लाल ग्राफ मजे से देख रहा था। मैं बस सही टाइमिंग कैलकुलेट कर रहा था। मैंने शाओ वोंग की तरफ देखकर स्माइल करते हुए पूछा, क्या बोलते हो भाई, तैयार हो इतिहास रचने के लिए? आज रात ठीक 8 बजे हमारा सेकेंड जेन इंजन वॉशिंग की 3000 नोड्स वाली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग नेटवर्क पर ग्लोबल पब्लिक बीटा में लॉन्च होने वाला था। ये एक डू और डाई वाला बहुत बड़ा गैम्बल था। अगर हम आज सफल हुए तो किंगलैंड टेक्नोलॉजी इन मोनोपोली जायंट्स का घमंड हमेशा के लिए तोड़ देगी, और अगर फेल हुए तो टीएनसेंग का बदला हमारी रूह कपा देगा। ठीक 8 बजे, टिक टिक टिक, मैंने फुल स्वैग के साथ एंटर की दबाई और मेरी बड़ी स्क्रीन पर अनगिनत ग्रीन लाइट पॉइंट्स किसी गैलेक्सी की तरह एक साथ जल उठे। पूरे देश में फैले वॉशिंग के हिडन नोड्स एक साथ एक्टिवेट हो गए थे। एक ऐसी कंप्यूटिंग पावर का खूंखार तूफान बन गया जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकता था। मैंने अपनी कॉफी का सिप लेते हुए धीरे से कहा, अब पूरी दुनिया को बता दो कि आज से इस गेम के रूल्स तेरा भाई बदलने वाला है। और ठीक उसी पल टीएनसेंग के हेडक्वार्टर्स में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उन्हें उस रात एहसास हुआ कि जिस अनब्रेकेबल डिफेंस सिस्टम पर उन्हें घमंड था, वो किंगलैंड के इस नए गॉड लेवल आर्किटेक्चर के सामने सिर्फ एक गीले कागज जितना कमजोर है। 3 दिन बाद जब हमारा बीटा टेस्ट 100% सक्सेसफुल रहा, तो पूरी इंडस्ट्री का रुख रातों रात 180 डिग्री बदल गया। जो डरपोक सप्लायर्स पहले मुझे अवॉइड करके मेरा फोन काट देते थे, वो अब अपने ब्रीफ केस लेकर मेरी लॉबी में अपॉइंटमेंट के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। लेकिन मैं अपने ऑफिस में था ही नहीं। मैं एक बेहद हाई प्रोफाइल प्राइवेट कॉकटेल इवेंट में था, जहां सिर्फ टेक इंडस्ट्री के गॉडफादर्स मौजूद थे। और सबसे बड़ा शौक, टीएनसेंग का एरोगेंट चेयरमैन खुद वहां मुझसे मिलने आया था। उसकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था, बल्कि हार का डर, एक फेक रिस्पेक्ट और नर्वसनेस साफ दिख रही थी। उसने अपना वाइन ग्लास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यंग चैन, नई जनरेशन वाकई हम पुरानों को बहुत पीछे छोड़ रही है यार। मानता हूं हमसे गलती हुई कि हमने तुम्हारे टैलेंट की असली वैल्यू नहीं पहचानी। क्यों ना हम पुरानी बातें भूलकर एक टेबल पर बैठे, एक डीप स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के लिए। मैंने बिना अपना ग्लास उठाए एकदम ठंडे और अल्टीमेट एटीट्यूड में कहा, चेयरमैन साहब, कोऑपरेशन पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले टीएनसेंग ग्लोबल मीडिया के सामने पब्लिकली अपोलोजाइज करेगा और किंगलैंड को हुए ब्रांड डैमेज के लिए एक मोटा कॉम्पेंसेशन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ये सुनते ही उसकी जॉ लाइन गुस्से और बेइज्जती से टाइट हो गई। उसके लिए मेरी ये शर्त खुद को पूरी दुनिया के सामने नंगा करके थप्पड़ मारने जैसी थी। लेकिन उसने आसपास खड़े बाकी पावरफुल पार्टनर्स को देखा और वो बुढ़ा समझ गया कि अब उसके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं बची है। मैंने उसे और टॉर्चर करने के लिए कैजुअली एक लाइन और जोड़ दी, आप चाहे तो मना भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आपके कई की टेक्निकल स्टाफ हमारी नई आर्किटेक्चर में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो ऑलरेडी मुझे अपने रेज्यूमे भेज चुके हैं। ये सीधा उसकी कंपनी की रीढ़ की हड्डी पर मेरा फाइनल वार था। मैं सिर्फ उसके क्लाइंट्स ही नहीं छीन रहा था, बल्कि उसकी कंपनी की फाउंडेशन यानी टैलेंट को भी जड़ से उखाड़ रहा था।
मैंने फाइनली वाइन का एक घूंट लिया और मन ही मन हंसा। मुझे पता था कि ये जीत तो बस एक ट्रेलर है, ये गेम अब और भी डार्क और ग्लोबल लेवल पर जाने वाला है। तिएनशिंग का मेरे सामने झुकना सिर्फ एक टेम्पररी सरेंडर था। मुझे अपने हैकर वाले सिक्स सेंस से साफ महसूस हो रहा था कि इस इवेंट के अंधेरे कोनों में से कोई और बहुत बड़ी और खतरनाक ताकत किंगलैंड टेक्नोलॉजी पर अपनी चील जैसी नजर गड़ाए बैठी है। पार्टी से बाहर निकलते ही ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। तभी डिंग, मेरे फोन पर एक डार्क नेट के अननोन नंबर से एक टेक्स्ट फ्लैश हुआ। वॉच योर बैक, अपनी पीठ का ख्याल रखना। मैंने कुछ देर तक अपनी कार के पास खड़े होकर उस मैसेज को स्कैन किया। यह नंबर मल्टीपल वर्चुअल वीपीएन रिले से बाउंस होकर आया था। इसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन था। मैं घर पहुंचा, अपनी बालकनी के पास गया, भारी पर्दे हटाए और 40th फ्लोर से नीचे गुजरती गाड़ियों की लाइट्स को हैकर की नजर से एनालाइज करता रहा। जिंदगी में पहली बार मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि इस कॉर्पोरेट बिजनेस वॉर की खौफनाक गहराइयों में कोई अज्ञात निगाहें मुझे लगातार ट्रैक कर रही हैं। मैंने ये बात शाओ वैंग को नहीं बताई क्योंकि वो बेचारा पैनिक कर जाता, लेकिन मैंने तुरंत अपना मास्टर सिस्टम खोला और पिछले 3 सालों के तिएनशिंग ग्रुप के सारे बैकडोर शेयर होल्डिंग रिकॉर्ड्स हैक करके निकाल लिए। सरफेस पर तो वो एक डोमेस्टिक टेक जायंट था, लेकिन अंदर से उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर किसी स्पाइडर वेब से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। कई शैडो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड्स की परछाइयां मुझे लेजर्स में बार बार दिख रही थी। तब जाकर मेरे दिमाग की बत्ती जली। ओ शिट, सैंगवाई, वो छपरी लीना, डायरेक्टर साओ, ये सब तो सिर्फ मोहरे थे। तिएनशिंग मुझे सिर्फ मार्केट शेयर के लिए नहीं निगलना चाहता था, इसके पीछे कुछ और ही डीप स्टेट का ग्लोबल खेल चल रहा था। और जैसे ही मैं इन हैकिंग थॉट्स में डूबा हुआ था, अचानक मेरे मेन मॉनिटर पर एक ब्लिंकिंग रेड अलर्ट चमका। वो हैकिंग अलर्ट सीधा मेरे सेकंड जेन इंजन के कोर बैकएंड से ट्रिगर हुआ था। कोई एक ऐसा अननोन मिलिट्री लेवल प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके हमारे सिस्टम में घुस रहा था, जिसे मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। और वो हैकर सीधा वॉशिंग नेटवर्क के नोड से हमारा लार्ज स्केल ऑपरेशनल कोर डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुरंत अपनी ब्लैक हुडी पहनी और कीबोर्ड पर 200 WPM की स्पीड से कोडिंग करना शुरू कर दिया। मैंने एक के बाद एक सिस्टम में कई लेयर्स के डायनामिक हनीपॉट फायरवॉल्स डिप्लॉय कर दिए। यार, ये तिएनशिंग के बच्चों का काम नहीं था, ये किसी अल्ट्रा प्रोफेशनल फॉरेन स्टेट स्पॉन्सर टीम का हैक लग रहा था। और उसी मोमेंट मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी इस गॉड लेवल टेक एंट्री ने सिर्फ तिएनशिंग को नहीं, बल्कि इस पूरी इंडस्ट्री को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करने वाले असली फाइनेंशियल शार्क्स यानी ग्लोबल इल्यूमिनाटी टाइप लोगों को भी जगा दिया है। और जो वार्निंग मैसेज मुझे पार्टी के बाद मिला था, वो कोई मजाक नहीं, बल्कि किसी इनसाइडर का एक लाइफ सेविंग हिंट था। अगली सुबह तिएनशिंग का वो ऑफिशियल अपॉलॉजी लेटर टेक इंडस्ट्री के हर बड़े पोर्टल की हेडलाइंस पर चमक रहा था। लेटर की लैंग्वेज बेहद सिंसियर और डरी हुई थी। उन्होंने चालाकी से सारा ब्लेम अपने कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पर डाल दिया और बिना कोई नाटक किए टेंस ऑफ मिलियंस यानी करोड़ों रुपए का कॉम्पनसेशन सीधे किंगलैंड टेक्नोलॉजी के स्विस अकाउंट में वायर ट्रांसफर कर दिया। शाओ वोंग खुशी से उछलता हुआ मेरे केबिन में आया। चेन भाई, जल्दी ट्विटर देखो, मीडिया वाले हमें ड्रैगन स्लेयर बोल रहे हैं। इस बार तिएनशिंग सच में घुटनों पर आ गया है। मैंने स्क्रीन से नजरें हटाए बिना एकदम सीरियस टोन में कहा, शाओ वोंग, इन जायंट्स को कभी अंडर एस्टिमेट यानी हल्के में मत लेना। अगर ये माफिया लोग झुकते भी है ना, तो सिर्फ अगला वार करने के लिए, सांस लेने के लिए। और जैसे ही पूरी टेक इंडस्ट्री हमारी यानी किंगलैंड की तारीफों में पागल हो रही थी, मुझे डार्क वेब के थ्रू एक बहुत ही वियर्ड और इनक्रिप्टेड इन्विटेशन मिला। ऑरोरा कैपिटल नाम की एक मिस्टीरियस फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे फ्यूचर कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड्स पर एक सीक्रेट 1-on-1 मीटिंग के लिए बुलाया था। मैंने जब अपने हैकिंग टूल से उनका बैकग्राउंड चेक किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसके पीछे की ताकतें बेहद डीप और खौफनाक थीं। दुनिया के कई टॉप मल्टीनेशनल टेक जायंट्स के पीछे भी इन्हीं ऑरोरा कैपिटल वालों की शैडो यानी फंडिंग दिखाई दे रही थी। तभी मुझे फाइनली समझ आ गया कि ये ही वो लोग हैं जो इस मैट्रिक्स के असली आर्किटेक्ट्स हैं। और मुझे पक्का यकीन था कि वो वार्निंग SMS भी इन्हीं के डार्क सर्कल से लीक हुआ था। मैंने शाओ वोंग से कहा, भाई मकाओ की फर्स्ट क्लास फ्लाइट बुक करो, क्योंकि ओपोनेंट ने बैटल स्टेज तैयार कर दी थी और अगर मैं बैकआउट करता तो ये एक कायरता लगती। लेकिन मकाओ जाने से पहले मैं सिटी के मैक्सिमम सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर जेल गया। मैं उस बुढ़े सैंगवाई से मिलना चाहता था, वो इंसान जिसने मुझे खत्म करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। शायद अब वही मुझे इस ऑरोरा कैपिटल की असली सच्चाई बता सकता था। मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास के उस पार मैंने उसे देखा। वो ऑरेंज प्रिजनर यूनिफॉर्म में था, एकदम दुबला, गंजा और अंदर से पूरी तरह टूट चुका था।
उसकी आंखों में अब वो चालाक बॉस वाली चमक नहीं थी, बस एक खौफनाक मरा हुआ सन्नाटा था। मुझे अपने सामने देखकर वो हल्का सा साइको की तरह मुस्कुराया और इंटरकॉम पर बोला, चेन किंग, तो आखिर तुम आ ही गए, मुझे इस जानवरों वाली हालत में देखने या वो सवाल पूछने। मैंने बिना कोई इमोशन दिखाए एकदम कोल्ड टोन में कहा, तुम क्या सोचते हो सैंगवाई, तिएन शिंग तो बस एक मोहरा था ना, असली मास्टर्स कौन है? वो कुछ देर तक चुप रहा। उसकी कांपती हुई उंगलियां स्टील की मेज पर हल्के से टैप कर रही थीं। फिर वो एकदम डरते हुए माइक के पास झुका और फुसफुसाती हुई आवाज में बोला, चेन, मुझे नहीं पता वो असल में कौन है, बस इतना जानता हूं कि वो खुद को द प्यूरिफायर्स कहते हैं। वो अंधा पैसा देते हैं, पावर देते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर, जो भी नई टेक्नोलॉजी उनके कंट्रोल में नहीं आती उसे वो पूरी तरह इस दुनिया से इरेज कर देते हैं। ये सुनकर मेरे सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। उसकी बात भले ही किसी साइफाई मूवी जैसी अजीब थी, लेकिन उसकी आंखों में जो मौत का खौफ था वो 100% असली था। उसने खांसते हुए आगे कहा, चेन किंग, मेरी बात मान, सब कुछ छोड़कर भाग जा। तुम जितना ज्यादा ऊपर उठोगे उनकी स्नाइपर वाली नजर उतनी ही ज्यादा तुम पर होगी। और हाँ, वो लीना जो है ना, वो भागी नहीं है, वो ऑरोरा के पास अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने गई है और तुम्हारे लिए डेथ वारंट लेने भी। डिटेंशन सेंटर से बाहर निकलते वक्त दोपहर की तेज धूप मेरी आंखों में चुभ रही थी। सैंगवाई की वो खौफनाक बातें मेरे दिमाग में लूप पर गूंज रही थीं। अब ये सिर्फ एक ईगो बैटल या बिजनेस वॉर नहीं रहा था, ये मेरे और मेरे एम्पायर के सर्वाइवल का गेम बन चुका था। मकाओ की हवा में समंदर की एक अजीब सी नमी थी। जब मैं ऑरोरा कैपिटल की उस टॉप सीक्रेट प्राइवेट मीटिंग के लिए 7 स्टार होटल के टॉप फ्लोर यानी पेंट हाउस पर पहुंचा, वहां कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ कुछ एलीट लोग थे। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, सबकी खूंखार नजरें मुझ पर ऐसे टिक गईं जैसे मैं उनका शिकार हूं। बीच वाली लेदर चेयर पर एक ब्लॉन्ड नीली आंखों वाला फॉरेनर बैठा था। उसने बेहद फ्लुएंट चाइनीज में बिना ग्रीट किए सीधा कहा, मिस्टर चेन, आपका 2nd जेन इंजन वाकई एक पीस ऑफ आर्ट है, लेकिन इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी किसी एक प्राइवेट कंपनी यानी लोकल लड़के के हाथ में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने बिना झिझके उसके ईगो को चैलेंज करते हुए सीधा पूछा, ओह, तो फिर ये किसके हाथ में होनी चाहिए? उसने एक ईविल स्माइल के साथ सीधा जवाब दिया, ऑरोरा कैपिटल। और मेरे सामने टेबल पर एक भारी भरकम फाइल सरका दी। मैंने उसे खोला। ये कोई एक्विजिशन ऑफर यानी खरीदने का ऑफर नहीं था, ये एक टेक्नोलॉजी कस्टडी अग्रीमेंट यानी गुलामी का पट्टा था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि किंगलैंड को अपना पूरा कोर सोर्स कोड ऑरोरा की डेजिग्नेटेड क्लाउड में अपलोड करना होगा और उसके बाद ग्लोबल लेवल पर इसे कौन यूज करेगा कौन नहीं, ये सब 100% वो कंट्रोल करेंगे। मैंने अंदर ही अंदर अपने दांत पीसते हुए सोचा, ये साले तो लीगल तरीके से दिन दहाड़े डकैती कर रहे हैं। तभी साइड का एक सीक्रेट डोर खुला और अंदर आई वो नागिन लीना, एक अल्ट्रा एक्सपेंसिव डिजाइनर सूट में, आंखों में एक घिनौनी जीत की चमक लिए। उसने मेरे पास आकर एक ताने वाले टोन में कहा, चेन किंग, अब ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। ऑरोरा कैपिटल तुम्हें वो पैसा और पावर दे सकता है जो तिएन सैंग का बाप भी कभी नहीं दे पाया। अगर तुमने आज यहां साइन नहीं किया तो कल सुबह होते ही किंगलैंड को नेशनल डेटा सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पर ग्लोबली सैंक्शन यानी बैन कर दिया जाएगा। मैंने उसे देखा, लेकिन मुझे जरा सा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी राहत मिली। फाइनली गेम का असली फाइनल बॉस मेरे सामने खड़ा था। मैंने तुरंत मना करके बेवकूफी नहीं की। मैंने एकदम पोकर फेस बनाकर कहा कि मुझे 10 मिनट सोचने का टाइम चाहिए, और मैं सिगार पीने के बहाने टेरेस पर चला गया। नीचे मकाओ की रात जुआ घर की लाइट से चमक रही थी, लेकिन मुझे पता था इन लाइट्स के पीछे मेरे खिलाफ अनगिनत साइबर अटैक ऑर्डर्स ऑलरेडी ड्राफ्ट हो चुके होंगे। मैंने अपना सिक्योर एनक्रिप्टेड फोन निकाला और सीधा डायरेक्टर चेन को कॉल किया। डायरेक्टर चेन, हमारा 0 डे प्लान एडवांस करना पड़ेगा, ऑरोरा कैपिटल ने मूव कर दिया है। उन्होंने दूसरी तरफ से एक बेहद गंभीर और भारी आवाज में पूछा, शाओ चेन, क्या तुम सच में 100% श्योर हो? क्योंकि बेटा, एक बार हमने ये न्यूक्लियर बटन दबा दिया तो फिर कोई बैकआउट नहीं होगा। मैंने एकदम ठंडे और डेडली स्वर में कहा, डायरेक्टर चेन, धीरे धीरे ऑक्सीजन कटने से घुटकर मरने से बेहतर है कि हम इस पूरे चेस बोर्ड को ही पलटकर आग लगा दें। कॉल कट करके मैंने अपने हैकिंग टर्मिनल में एक अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स कमांड चेन डालनी शुरू की। ये वो ट्रोजन हॉर्स था जो मैंने खास तौर पर ऑरोरा के सर्वर्स के लिए अपनी रातों की नींद खराब करके तैयार किया था।
वो साले मेरा सोर्स कोड चाहते थे ना, तो आज मैं उन्हें एक ऐसा परफेक्ट गिफ्ट देने वाला था जो बाहर से एकदम फ्लॉलेस दिखेगा। लेकिन जैसे ही वो उसे अपने सिस्टम में रन करेंगे, वो अंदर से उनके पूरे ग्लोबल हैकिंग नेटवर्क को पैरालाइज कर देगा। तभी लीना पीछे से आकर मेरे पास खड़ी हो गई। उसकी डिजाइनर हील्स की खटखट टेरेस में गूंज रही थी। उसने ओवर कॉन्फिडेंस में पूछा, क्या सोच लिया चेन, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी लाइफ जैकेट है? मैंने उसकी तरफ देखे बिना शहर की लाइट्स को घूरते हुए कहा, हाँ सोच लिया लीना। अंदर जाकर अपने नए गॉडफादर से कह देना कि किंगलैंड की चीजें वो छीन नहीं सकते, और अगर धोखे से निगल भी ली ना तो सालों का पेट फट जाएगा, बचा नहीं पाएंगे। मैंने उस अग्रीमेंट को वहीं सबके सामने टुकड़ों में फाड़ा और हवा में उछाल दिया। वो ब्लॉन्ड फॉरेनर और लीना के चेहरे का रंग तुरंत राख जैसा हो गया, और मुझे 100% पता था कि असली साइबर सुनामी अगली सुबह मुझे हिट करेगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सुबह की पहली किरण निकलने से पहले ही दुनिया भर के ऐप स्टोर्स ने एक साथ ग्लोबल लेवल पर किंगलैंड के सारे प्रोडक्ट्स ब्लॉक करके टेक डाउन कर दिए। वजह बताई गई, हाई रिस्क डेटा सिक्योरिटी थ्रेट। मेरे हेड ऑफिस के सारे फोन्स लगातार पागलों की तरह बज रहे थे। जो क्लाइंट्स पार्टनर्स कल तक मेरे तलवे चाट रहे थे, अब वो ऑरोरा के डर से रातों रात हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट करने के लीगल नोटिस भेज रहे थे। शाओ बैंक पसीने से तरबतर होकर चिल्लाया, चेन भाई, हमारे ओवरसीज सर्वर जबरदस्ती डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं। मीडिया में हमारे इंजन को चाइनीज स्पाईवेयर बोला जा रहा है। पूरी दुनिया हमें बाइकआउट कर रही है यार। मैंने अपनी सीट पर रिलैक्स्ड होकर एकदम ईविल स्माइल के साथ कहा, चिल कर भाई, पैनिक मत कर। ऑरोरा वाले जितना ऊंचा उछलेंगे ना, मैं उन्हें उतनी ही दर्दनाक मौत दूंगा। शाओ बैंक, प्लान ओपनहाइमर ट्रिगर कर दे। हमारा सारा ओपन सोर्स ऑडिट रिपोर्ट एक साथ ग्लोबल टेक अलायंस और डार्क वेब पर फ्लैश कर। मैं अपने 6 मॉनिटर वाले हैकिंग कंसोल के सामने बैठा था। स्क्रीन पर हर जगह रेड अलर्ट्स ब्लिंक कर रहे थे। उधर न्यूज पर वो छपरी लीना मीडिया में विक्टिम कार्ड खेलकर मुझे अक्यूज कर रही थी कि चेन किंग एक चोर है, उसने टेक्नोलॉजी चुराई है। लेकिन उस जाहिल औरत को यह नहीं पता था कि एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी और हार्ड कोडेड डेटा के सामने ये पीआर के झूठ पानी के बुलबुले की तरह फूट जाते हैं। मैंने अपनी कीबोर्ड पर आखिरी कमांड एग्जीक्यूट की, एंटर। ऑरोरा कैपिटल के सुपर सिक्योर सिस्टम में जो डीप मॉनिटरिंग पॉइंट मैंने ट्रोजन के अंदर छुपाकर प्लांट किया था, वो फाइनली एक्टिवेट हो गया। इस वक्त वो बेवकूफ अपने लैब में बैठकर मेरे सोर्स कोड को डिसेक्ट यानी रिवर्स इंजीनियर कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि तेरा भाई उनके वेब कैम और बैक एंड से उन्हें लाइव देख रहा है। वो हैकर सोच रहे थे कि वो मेरा सिस्टम क्रैक कर रहे हैं, लेकिन असल में वो उसी तिजोरी को खोल रहे थे जो मैंने जानबूझकर उनके मरने के लिए वहां छोड़ी थी। सुबह की पहली पीली किरण मेरे ऑफिस की खिड़की से अंदर आई और मैं समझ गया, अब मेरे काउंटर अटैक का परफेक्ट टाइम आ चुका है। यार, ये लड़ाई अब सिर्फ किंगलैंड की सर्वाइवल के लिए नहीं थी, ये पूरी दुनिया को ये साबित करने के लिए थी कि असली टेक्नोलॉजी किसी भी साले ग्लोबल हेजेमोनिक कैपिटल का खिलौना नहीं बन सकती। उधर ऑरोरा कैपिटल के अल्ट्रा सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में उनके एलीट फॉरेन हैकर्स शैंपेन खोलकर जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने मेरा फायरवॉल तोड़ दिया है और सेकंड जेन इंजन का गॉड एल्गोरिथम चुरा लिया है। लीना उनके पास शैंपेन का ग्लास पकड़े खड़ी होकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे अब मैं कल सुबह सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांगूंगा। वो घमंड में चूर होकर बोली, चेन किंग अभी भी एक नाइव बच्चा है। इस कोड को तुरंत हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट कर दो। आज से हम पूरी दुनिया के कंप्यूटिंग पावर के रूल्स रीराइट करेंगे। और जैसे ही उस ओवर कॉन्फिडेंट हैकर ने मर्ज बटन दबाया, मेरे ऑफिस की स्क्रीन पर अचानक मैट्रिक्स मूवी की तरह गोल्डन कैरेक्टर्स की तेज बारिश होने लगी। मैंने अपनी ब्लैक कॉफी का सिप लिया और एकदम स्वैग में धीरे से कहा, काउंटडाउन 3, 2, 1, बूम। अगले ही मिली सेकेंड वो ऑरोरा कैपिटल का पूरा अनब्रेकेबल ग्लोबल सिस्टम एक इन्फिनिट लूप में फंसकर क्रैश हो गया। वो लॉजिकल टाइम बॉम्ब जो मैंने उस कोड की नसों में छुपाया था, वो फट चुका था। वो बॉम्ब उनका डेटा डिलीट नहीं करता था, बल्कि एक डिजिटल मिरर की तरह काम करता था। ऑरोरा कैपिटल ने पिछले 10 सालों में जो भी इलीगल प्रॉफिट्स कमाए थे, गवर्नमेंट्स को गिराया था, जो भी हैकिंग करके स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट किया था, वो सारी डार्क वेब की एविडेंस रियल टाइम में हैक होकर दुनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल्स और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव ब्रॉडकास्ट होने लगी। मैंने एकदम रिलैक्स होकर अपनी चेयर घुमाई और कहा, अब इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये मेरे डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग पावर पर बेस्ड फोर्स्ड ग्लोबल ब्रॉडकास्ट है। जब तक तुम लोग पूरी दुनिया का इंटरनेट केबल नहीं काट देते, ये नंगा सच ऐसे ही लाइव फैलता रहेगा। पूरी दुनिया अपनी टीवी और फोन्स की स्क्रीन को देखकर सन्न रह गई। जो लोग कल तक किंगलैंड को गालियां दे रहे थे, वही लोग अब ऑरोरा कैपिटल के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे। ऑरोरा का ग्लोबल ट्रायल शुरू हो चुका था।
इंटरपोल और मल्टीनेशनल साइबर इन्वेस्टिगेशन टीम्स तुरंत एक्टिव हो गईं। अरोरा के टॉप एग्जीक्यूटिव्स चूहों की तरह अपने प्राइवेट जेट्स लेकर एक एक करके देश छोड़कर भागने लगे। और वो नागिन लीना, जिसने मुझे अपनी लालच के लिए 2 बार धोखा दिया था, वो एक भारी कैश से भरा सूटकेस लेकर तूफानी बारिश में पागलों की तरह पोर्ट की तरफ भाग रही थी। लेकिन मैं पहले से वहां एक बड़ा सा काला छाता लिए एक डॉन की तरह खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर उसकी रूह काम गई। वो हकलाते हुए बोली, चेन किंग, प्लीज मुझे जाने दो यार, मुझे भी उन्होंने ब्लैकमेल करके ये सब करने पर मजबूर किया था। देख, इस सूटकेस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। मैंने उसे एकदम शांत पर कातिल नजरों से देखा और कहा, लीना, तुम आज तक नहीं समझ पाई ना, कुछ चीजें इस दुनिया में पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे जमीर और वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो तुमने कुछ सिक्कों के लिए बेच दी थी। दूर से पुलिस सायरन्स की आवाज तेजी से करीब आ रही थी। सायरन सुनते ही लीना की टांगे जवाब दे गईं और वो वहीं कीचड़ में धड़ाम से बैठ गई। उसका भारी सूटकेस पलटकर खुल गया और बारिश में करोड़ों के नोट्स कीचड़ में भीगकर फैल गए। ये एक बेहद अजीब सिनेमाई और व्यंग्यात्मक सीन था। उसकी आंखों में जिंदगी में पहली बार सच्चा खौफ और पछतावा दिखा। वो रोते हुए बुदबुदाई, चेन, अगर उस दिन मैंने तुम्हारा बोनस लिस्ट मैनिपुलेट ना किया होता तो शायद आज। मैंने उसकी बात काटते हुए एकदम ठंडे टोन में कहा, लीना, जिंदगी में अगर जैसा कुछ नहीं होता। जिस दिन तुमने थोड़े से पैसों के लिए मेरी मेहनत को कुचला था ना, उसी दिन तुम्हारा ये सड़ा हुआ अंत मैंने लिख दिया था। पुलिस उसे हथकड़ियां पहनाकर खींचते हुए ले गई। मैंने अपना काला छाता बंद किया और बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे अपनी लैम्बोर्गिनी की तरफ बढ़ गया। अंदर मेरा मेंटोर डायरेक्टर चेन बैठा स्मोक कर रहा था। उसने मुझे देखकर एक प्राउड स्माइल के साथ थम्स अप दिया। पिछले कई महीनों से चला आ रहा यह खौफनाक नाइटमेयर आखिरकार हमेशा के लिए खत्म होने वाला था। 1 महीने बाद किंग लैंड टेक्नोलॉजी ऑफिशियली अपना आईपीओ निकालकर किंग लैंड ग्रुप बन गई। जो 2 कौड़ी के सप्लायर्स पहले अरोरा के डर से हमें ब्लॉक कर रहे थे, वो अब हमारे हेड ऑफिस के बाहर लाइन लगाकर घुटनों के बल माफी मांग रहे थे। तियानशिंग ग्रुप इतना टूट चुका था कि वो खुद अपना कोर बिजनेस बेचकर हमसे कोऑपरेशन की भीख मांग रहा था। और वॉशिंग ग्रुप, अब वो हमारा सबसे लॉयल और मजबूत पार्टनर बन चुका था। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हमारे डर से अपने सारे पुराने रूल्स रातों रात बदल दिए थे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट और एम्प्लॉयज का फेयर कॉम्पनसेशन अब टेक बाइबल का सबसे पहला रूल बन चुका था। मैं अपनी नई 80 मंजिला हेडक्वार्टर्स के टॉप फ्लोर पेंट हाउस पर खड़ा शीशे से नीचे चीयरिंग करते हुए अपने हजारों एम्प्लॉयज को देख रहा था। मेरे पास दुनिया की सारी पावर थी, लेकिन मेरे दिल में एक बहुत ही अजीब सी शांति थी। डायरेक्टर चेन मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, शाओ चेन, बेटा, तुमने सिर्फ एक बिजनेस वॉर नहीं जीती है, तुमने इस पूरी सड़ी हुई इंडस्ट्री का सिस्टम ही बदल के रख दिया है। अब गेम के रूल्स तुम तय करते हो बॉस। मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, डायरेक्टर चेन, मैं बस इतना चाहता हूं कि जो टैलेंटेड लड़के लड़कियां दिन रात अपनी कंपनी के लिए खून पसीना एक करते हैं, जैसा मैंने कभी किया था, उन्हें उनका सही हक और उनका सही ईयर एंड बोनस मिले। तभी शाओ वोंग खुशी से दौड़ता हुआ आया और एक्साइटमेंट में एक फाइल मेरे हाथ में थमा दी। बॉस चेन, इस साल का बोनस प्लान फाइनल हो गया है। हमारी कंपनी में एक फ्रेशर का सबसे कम बोनस भी 1.5 लाख युआन से शुरू होगा। मैंने बिना फाइल देखे एक प्राउड स्माइल के साथ कहा, बहुत बढ़िया भाई, पूरे ग्रुप में अनाउंस कर दो, जब तक किंग लैंड जिंदा है, मेहनत करने वालों के साथ कभी धोखा नहीं होगा। शाम की सुनहरी धूप मेरे ऑफिस में फैल रही थी और मेरी नजर अचानक मेरे डेस्क के पीछे दीवार पर फ्रेम किए हुए उस पुराने ट्रांसफर स्क्रीनशॉट पर गई। 6,800 युआन, वही मेरी असली शुरुआत थी और मुझे हमेशा जमीन से जुड़े रहने की याद दिलाने वाला मेरा सबसे बड़ा सच भी। इस क्रेजी कहानी के एंड में मैं फिर से उसी जगह लौटा जहां से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ था। वही 7 स्टार होटल, वही प्राइवेट वीआईपी हॉल, यहां तक कि टेबल पर लगे खाने के डिशेस भी बिल्कुल वैसे ही थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार कॉर्नर वाली कुर्सी पर नहीं, बल्कि टेबल की मेन गॉडफादर वाली सीट पर मैं बैठा था और मेरे चारों तरफ अब मेरे जूनियर्स नहीं, बल्कि इस पूरी इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल जायंट्स हाथ बांधे बैठे थे। डिनर के दौरान सब हंस हंस कर खुलकर बातें कर रहे थे। अब वहां कोई ऑकवर्ड साइलेंस नहीं था।
डायरेक्टर चेन ने अपना शैंपेन का ग्लास उठाया। उनका चेहरा खुशी और शराब से हल्का लाल हो गया था और जोर से बोले, टू चेन किंग। चेन, अगले साल का वो जो $1 बिलियन ग्लोबल कंप्यूटिंग सेंटर वाला प्रोजेक्ट है, वो पूरी तरह से अब तुम पर डिपेंड करता है यार। मैंने अपना ग्लास उठाते हुए पूरे स्वैग और कॉन्फिडेंस से कहा, डायरेक्टर चेन, आप चिल कीजिए। जब तक तेरा भाई यहां बैठा है, आपका हर काम मेरा काम है। कुछ राउंड्स पीने के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करने के बहाने टेरेस पर चला गया। रात की ठंडी हवा और शहर की वो चमकती हुई नियॉन लाइट्स मेरे सामने थीं। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और वो पुराना वीचैट ग्रुप खोला जो कभी मेरे लिए एक टॉक्सिक बैटलफील्ड हुआ करता था। अब उस ग्रुप में ना वो छपरी लीना थी, ना वो बुढ़ा सांगवई, बल्कि अब वहां मेरे हायर किए हुए नए एनर्जेटिक और भूखे लड़के थे जो रात के 1 बजे भी फुल जोश में नए साल के टेक्निकल प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। मैंने स्माइल करते हुए फोन लॉक किया और एक गहरी सांस ली। यार, एक वक्त था जब मैं सिर्फ 6,800 युआन के बोनस पर चुपचाप अपना सिर झुका लेता था, और आज मैं इस पूरी टेक इंडस्ट्री की धड़कन कंट्रोल कर रहा हूं। मैं स्माइल करता हुआ मुड़ा और अपने बैंक्वेट हॉल की तरफ वापस चल दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सक्सेस की वो तेज और सुनहरी रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी।